हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वन शॉट रिवीजन वीडियो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 12th एसपी। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोगों ने कल ओसीएम का लेक्चर देखा और बहुत बच्चों को उसका फायदा हुआ। मतलब एक ही लेक्चर में आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। क्या बात है सर। और उसी में से पेपर में आने वाला है, ये तो डंके के चोट पे सही है ना। तो मतलब इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं, कोई मिलावट वाली बात नहीं सर। 100% जितने भी हम पेपर देख रहे हैं उसका एक एनालिसिस यही निकल के आ रहा है कि केस स्टडी बेस में कंसेप्ट वो टेक्स्ट बुक के नीचे वाले ही पूछ रहे हैं। तो अब एसपी की बात करते हैं सर। ये जो चार्ट आपके सामने में लेके आया हूं दोस्तों, ये क्या चार्ट है सर। ऐसे वक्त ये काम में आता है जब टाइम कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा हो। दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि बेटा कितने क्वेश्चंस आपको करने बता बता दो तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोले सर पता नहीं, हर एक चैप्टर के हम थोड़ा थोड़ा तो कर रहे हैं। एक लेक्चर देखो, लेक्चर बड़ा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, लेकिन आप पूरा बैठिए, है ना, एंड तक लेक्चर देखिए। ये कुछ प्रोमिस में पहले ही कर लो। दूसरी बात, अगर आपको लेक्चर और इफेक्टिव बनाना है सर, तो आप अपने एसपी का टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, कोई नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक लेके बैठिए। जो जो चैप्टर में करा रहा हूं वहां पे आइए। आपके पास सिर्फ वहां पे क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे आंसर डिस्कस करूंगा, वो लिख लीजिए पेंसिल से, है ना। तो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा और चीजें ध्यान में भी रहेगी करके। तो बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, ये हमारे लिए रिवॉर्ड रहेगा। आप लाइक जरूर करना, क्योंकि हजारों में व्यूज आ रहे हैं। आपके एक लाइक से जो आपके मतलब ये वीडियो जिन बच्चों तक पहुंचने में पहुंच सकता है ना। सो ये इतना आप आपकी तरफ से करो, बाकी मैं तो आपको पढ़वा रहा हूं सर। देखो, 1.5 से 2 घंटा, क्योंकि हमें कितने क्वेश्चन कवर करने हैं सर। टेक्स्ट बुक के नीचे दोस्तों केस स्टडी बेस्ड टोटल 32 क्वेश्चन है, और इन्हीं में से कोई 3 क्वेश्चन आएंगे, ये तो फिक्स है सर। अब हम रिवर्स में जाएंगे, मतलब सर स्टॉक एक्सचेंज से हम लोग शुरू करेंगे, जिस चैप्टर में सिर्फ 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद हम फाइनेंशियल मार्केट के करेंगे। उसके बाद हम डिविडेंड एंड इंटरेस्ट के कम से कम 6 केस स्टडी है सर। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद डिपॉजिटरी सिस्टम, जिसमें 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और देख सकते हो लेटर के चैप्टर में से कोई सवाल है ही नहीं। तो ये बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। उसके बाद पहले 5 चैप्टर में से भी करेंगे, तो एंड तक देखना, रिवर्स से गाड़ी शुरू करेंगे। और हम लोग आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में सब कुछ खत्म कर देंगे। क्या आप लोग रेडी हो? यस और नो? यस सर करके चलो। बिना समय गवाए आ जाते हैं हमारे पढ़ाई करने पे। लेकिन आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो आ जाओ, चलो निकाल लो। ओके डन दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आते हैं मेन स्क्रीन पे। अब दोस्तों, आप लोगों को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा था, पहले हम चैप्टर नंबर 10 का केस स्टडी कर लेंगे। और उसमें हमने देखे कि 2 ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉरी 12 का स्टॉक एक्सचेंज। सब बताता हूँ आपको। देखिए चलो, आ जाइए, पूरा लेक्चर देखिएगा दोस्तों, आपका सब चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पहला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करें। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन, एक ही वीडियो में सब चीजें खत्म सर। ध्यान दीजिए सर। मिस्टर वाई इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, मिस्टर वाई एक सीएस है, ठीक है, ऑफरिंग एडवाइजरी सर्विस। वो एडवाइजरी सर्विस ऑफर करते हैं कंपनीज को। ध्यान से समझिए, एक सीएस है जो कंपनी को एडवाइजरी, गाइडेंस देने का काम करते हैं सर। कंपनीज हो, इंस्टीट्यूशन हो, एक्सेट्रा, ऑन द कॉर्पोरेट लॉ इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं, सारी चीजों कंपनीज एक्ट पे भी वो गाइडेंस करते हैं कि क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ही हैज रिसीव्ड फ्यू क्वेरीज। उन्हें कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनके क्लाइंट की तरफ से। प्लीज असिस्ट मिस्टर वाई इन आंसरिंग देम। अब इतनी सारी चीजें मैं क्यों ये सारी चीज पढ़ रहा हूं सर, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ते ही नहीं, सीधा वो क्वेश्चन पे आते। तो मेरा काम है आपको समझाना। समझा केस क्या था? एक बंदा सीए से, वो सारे लॉ से रिलेटेड गाइडेंस करता है। क्लाइंट है, वो आया कुछ क्वेरीज लेके। क्या क्वेरी थी? क्वेरी नंबर 1, 1 मार्क्स का आपको सीधा सीधा सर आंसर देने के बाद 1 मार्क्स मिलेगा। देखो पहला क्वेरी, डीबीआई बैंक, ठीक है, उनके क्लाइंट है। डीबीआई बैंक वांट टू ऑफर डीपी सर्विस। डीपी समझते हैं दोस्तों, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जैसे कि जीरोदा है ना, अपस्टॉक है, वैसे। तो उनको डिपॉजिटरी सर्विस देना था। Whom should they approach for registration as a DP? तो सवाल ये पूछा गया सीएस से कि बताइए हम किसके पास जाएंगे। क्वेश्चन समझा गया, डीबीआई बैंक को एज अ डीपी काम करना है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और उन्होंने पूछा सीएस से कि सर हम कहां पे जाए, हुम शुड दे अप्रोच फॉर रजिस्ट्रेशन। एकदम सिंपल, इसका आंसर है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म लिखना, लेकिन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल्ली मतलब कैसे लिखोगे सर? 1 मार्क्स अगर पूरा लाना है तो, फॉर रजिस्टरिंग एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डीबी, डीबीआई बैंक हैज टू अप्रोच सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट मालिक, सेबी। बस खत्म हो गया। बस एक बार पढ़ के तो देखो आप। रिवर्स में इसलिए चालू कर रहा हूं मैं, 12, 11, 10, क्योंकि चैप्टर बच्चे पहुंचते ही नहीं। तो यहां से शुरू करोगे तो दिक्कत नहीं। याद रहेगा किसके पास जाना पड़ेगा दोस्तों? सेबी के पास। यस, पूरा मोटिवेशन रहेगा दोस्तों, कोई भी यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए सर। पूरा ध्यान यहाँ पे रखो, एक लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है सर, दूसरे क्लाइंट द्वारा। क्लाइंट का नाम है केएम फाइनेंस, ठीक है। केएम फाइनेंशियल वांट टू ऑफर डिबेंचर ट्रस्टी सर्विस। क्या देना है उन्हें दोस्तों? डिबेंचर ट्रस्टी सर्विस, ठीक है।
वेयर शुड दे अप्लाई फॉर गेटिंग रजिस्टर? देखो सवाल वही है कि उन्होंने कहां पे अप्लाई करना चाहिए, जवाब सेम है सर। देखिए केम फाइनेंशियल शुड अप्लाई टू सेबी फॉर गेटिंग रजिस्ट्रेशन। फुल फॉर्म आप लिखते रहना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर पढ़ के जाते तो एक मार्क्स इसका, एक मार्क्स इसका बन जाता, बिना पढ़े जाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा सर क्या करना है। आई होप मैं क्लियर हूं, समझ में आ रहा है दोस्तों। आंसर सिंपल है, मार्क्स आपके जेब में है, एसपी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग अपने स्टूडेंट ने दोस्तों लास्ट बैच में आपको पता होगा कि सर 99 मार्क्स एसपी का टॉपर है, और उन्होंने वो जो क्रैश बैच अभी आपको 499 में मिल रहा है वही लिए थे सर, जिन बच्चों ने ऑलरेडी पहले लिया हुआ है। तो बिल्कुल भरोसा रखिए, अब तो मैं दे रहा हूं आपको, सारे लेक्चर अच्छे से देखिए सर, जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, आपको फायदा होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, टीटी लिमिटेड, तीसरा क्लाइंट आ गया सर। टीटी लिमिटेड कंपनी वांट टू इशू आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या बोलो तो एवरीवन, इनिशियल पब्लिक ऑफर। एवरीबॉडी बोलो क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। टीटी लिमिटेड को इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू करना है। शुड इट गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड विद सेबी? तो उन्होंने खुद ही पूछा है, क्या उन्होंने सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करना चाहिए क्या? किस चीज के लिए? आईपीओ इशू करने के लिए। देखो आंसर, सेबी इशू रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय इश्यूअर सिक्योरिटी। जो व्यक्ति मार्केट में सिक्योरिटी इश्यू करता है, सेबी उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन देता है, और उन्होंने उस कंपनी ने उसे फॉलो करना चाहिए। Thus, TT Limited has to get itself registered with SEBI as it want to issue IPO। क्योंकि आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब सिक्योरिटीज इशू करना है, और सेबी द्वारा दिए गए सारी चीजें फॉलो करना पड़ता है। तो यस, इसका आंसर था क्या उन्होंने शुड इट गेट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विद क्या सेबी? आंसर इज यस। 3 में से 3 मार्क्स मिल गए। क्या चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज के 2 सवाल थे केस स्टडी बेस्ड टेक्स्ट बुक के, एक का जवाब आपको मिल गया दोस्तों, यस और नो? यस सर। स्पीड बढ़ाएंगे, पहले मोमेंटम आने दो सर, एक बार कंसंट्रेशन बढ़ गया आगे फटाफट जाएंगे और फिर खत्म हो जाएगी अपनी जर्नी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके चलो यहाँ पे आइए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो टेक्स्ट बुक का ही है, और इसी के साथ चैप्टर नंबर 12 हमारा डन हो जाएगा। सवाल पढ़िएगा दोस्तों। मिस्टर पी हैज रिसेंटली गॉट हिज बीएससी डिग्री, बैचलर ऑफ साइंस, राइट? ओके, ही हैज एनरोल फॉर कोर्स इन सिक्योरिटी मार्केट। उन्होंने बोला कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा मिलता है सर, हर्षद मेहता का वेब सीरीज देखा तो बोले अभी हमको इनरोल करना है वहां पे। एज द न्यू स्टूडेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट ही हैज फ्यू क्वेरीज। अरे इससे क्वेरी है, और आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो इस वाले, तो सॉल्व करो भाई। पहला क्वेरी क्या है देखिए, पहला क्वेरी है, डस कंपनी नीड टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू सेल सिक्योरिटी थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज? उन्होंने कहा भाई साहब, किसी कंपनी को अगर शेयर बेचने हैं स्टॉक एक्सचेंज में तो क्या उन्हें लिस्टेड होना पड़ता है क्या? आंसर सुनिए, आंसर बट ऑब्वियस है यस, कंपनी नीड टू बी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज टू सेल इस सिक्योरिटी थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। सर वही से तो उठाना था, एक बार पढ़ो, एक मार्क्स सिर्फ फुकट का है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में सबको 6 में से 6 मार्क्स मिलना चाहिए। बोलिए यस और नो। Does company need to be listed in stock exchange? Yes, company need to be listed in stock exchange to sell its security through stock exchange। वही लाइन उठाओ के लिख दो। दूसरा सवाल दोस्तों, भाई और बहनों, what is the term used for referring stock exchange ability to reflect in economic condition of country? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आईएमपी क्वेश्चन कर लो। मतलब ये केस स्टडी आएगा तो बहुत बच्चे बिना पढ़े जाएंगे, उनको लिखते नहीं आएगा। उन्होंने क्या कहा है, कौन से टर्म को यूज किया जाता है किस चीज के लिए? रेफरिंग स्टॉक एक्सचेंज का एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक कंडीशन, उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है यह बताने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में कौन से टर्म को बताया जाता है? तो दोस्तों यहां पे उसका नाम है इकोनॉमिक मिरर। बोलो क्या नाम है, अंडरलाइन कीजिएगा, इकोनॉमिक मिरर लिख लो अपने टेक्स्ट बुक में। इकोनॉमिक मिरर is the term used for referring stock exchange ability to reflect the economic condition of country। क्या दोस्तों, इस वर्ड को याद रखना, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। कौन से इंडिकेटर को, कौन से टर्म को बोला जाता है? बोलो इकोनॉमिक मिरर, इस टर्म को यूज किया जाता है रेफरिंग स्टॉक एक्सचेंज का एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक क्या कंडीशन ऑफ कंट्री। मैं यही पे 3-4 बार बोलता हूं ताकि ना आपको ये एक लेक्चर में ही सब कुछ दिमाग में आ जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा सवाल ये है सर, what is the term used which refers to function of stock exchange? अंडरलाइन करना, function of stock exchange as a provider of ready-made market for sale and purchase of security। कौन सा मार्केट बेटा? रेडीमेड मार्केट फॉर sale and purchase of security। क्या होगा बोलो तो? आंसर इज लिक्विडिटी। Liquidity is the term which is referred to function of stock exchange as provider of ready-made market for sale and purchase of security। Done sir। मेन कीवर्ड को याद रखना है, सेम क्वेश्चन आएगा सर, रेडीमेड मार्केट, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, क्या कहेंगे? लिक्विडिटी। बोलो वंस अगेन, क्या कहेंगे? लिक्विडिटी। सर बताइए, रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, कौन सा टर्म है? इकोनॉमिक मिरर। मिरर आईने में रिफ्लेक्ट होता है सर, मिरर याद रखो, इकोनॉमिक मिरर की कंडीशन क्या चल रहा है कंट्री का। डन हो गया सर, 2 सवाल हो गए, 10 मिनट, डन। चैप्टर नंबर
12 खत्म। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए फटाफट से ताकि आपको दिक्कत ना रहे करके। चलो ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। यस और नो, यस सर करके। आइए अब हम जाते हैं, देखते हैं सर हमारे चार्ट पे, बहुत जरूरी है वो देखना, क्या हम लोगों ने एक चैप्टर डन कर दिया क्या? यस और नो, खुशी मनाइए दोस्तों। स्टॉक एक्सचेंज के 2 सवाल डन हो गए। अब हमारे फाइनेंशियल मार्केट के 2 क्वेश्चन पे, और जैसे ही हो जाएगा वेट करना। ये जो से 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, 1 सेंटेंस में मतलब एक वर्ड में इसका आंसर है करके। तो आप लोगों को अब थोड़ा पेशेंस बनाना है। आप 4 चैप्टर खत्म कर दोगे। और चार चार क्यों सर, इसमें से तो कुछ आ ही नहीं रहे हैं, तो ये भी हटा ही दीजिए। तो अगला और 15-20 मिनट का सेशन, आपको कहूं 6 से लेके 12 डन। फिर पहले 5 चैप्टर खेलते रहेंगे, है ना? और फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा कि अगर ये 6 मार्क्स हो गए तो डिस्टिंग्विशन ऑलरेडी लेक्चर है सर, है ना? तो आप जितना मोटिवेट रहोगे, जितना आप पॉजिटिव वाइब्स लाओगे, उतना पढ़ाई अच्छे से होगा, उतना आपको दिल करेगा कि हाँ पढ़ ले भाई, इतना हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डन, खत्म सर। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, 12 मार्क्स के डिस्टिंग्विश है, 6 मार्क्स का एक सवाल, यही तो 48 डन हो गए करीब करीब। और 10 मार्क्स के लेटर 48 मार्क्स डन हो गए। बिल्कुल टेंशन नहीं है सर। चलो एवरीवन, बिना समय गवाए जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट पे। दोस्तों भाई और बहनों, बिल्कुल मोटिवेट रहेगा, थियरी सब्जेक्ट है मैं जानता हूं, लेकिन आपका थोड़ा पेशेंस, आपको पूरे के पूरे 10 चैप्टर या 12 चैप्टर सॉरी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डन होने का प्राउड फील होगा सर, है ना? कि बैठे लेकिन कर लिया। जो दोस्त बोलेंगे बाद में देखेंगे करके, उनका तो फिर बाद में तो कभी आता ही नहीं है सर, ये आपको भी पता है। दोस्तों भाई और बहनों, फाइनेंशियल मार्केट पे हम लोग आने वाले हैं अभी। ये रहा अपना पहला सवाल। देखिए यहाँ पे सारे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इकोनॉमिक्स अगर आपने चैप्टर नंबर 9 किया है मेरा दोस्तों, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी जाएगा। लेकिन किसी कारणवश कोई ये चैप्टर नहीं कर पाया, तो आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिए मैं किस तरीके से इसके केस स्टडी बेस के आंसर दे रहा हूं और क्या सोल्यूशन निकाल रहा हूं। देखो दोस्तों, जॉय लिमिटेड एक कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब रजिस्टर्ड, अभी अभी बनी हुई कंपनी करके। इट वांट टू रेज कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। और उससे कैपिटल मतलब पैसा रेस करना है इक्विटी शेयर इशू करके। तो उसके कुछ सवाल है। कंसेप्ट समझा क्या आपको? मतलब सवाल का बेस समझा क्या? एक कंपनी है न्यूली इनकॉर्पोरेटेड, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी है, उसे मार्केट में शेयर इशू करने हैं, तो उसके कुछ सवाल है, फर्स्ट टाइम वो इशू करना चाहती है। पहला सवाल, शुड इट गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इशू इट्स शेयर? दोस्तों ये तो बाय डिफॉल्ट है कि अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम फ्रेश इशू कर रही है तो कहां पे जाएगी? प्राइमरी मार्केट में ही जाएगी। तो कोई बंदा तुक्का ही मारता तो भी 1 मार्क्स बन जाता। देखिए इसका आंसर क्या है। In primary market, company can raise capital for first time from public. So, Joy Limited should go to primary market to issue share since it is newly incorporated company. Language समझ रहे हो कैसे लिखना है? 1 मार्क्स के लिए सिर्फ प्राइमरी मार्केट मत लिखना यार, सिंपल सी तो बात है। आप ये लिख देना कि प्राइमरी मार्केट कंपनी कैन रेज कैपिटल फॉर फर्स्ट टाइम फ्रॉम द पब्लिक। और क्योंकि जॉय लिमिटेड अभी अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, सो उन्हें आईपीओ फर्स्ट टाइम ऑफर करना है, तो डेफिनेटली वो कहा जाएगा पब्लिक में ही जाना चाहिए करके, प्राइमरी मार्केट में ही जाना चाहिए। यस सर, डन हो गया। दूसरा सवाल था उनका, शुड इट ऑफर शेयर थ्रू पब्लिक ऑफर और राइट इशू? अब ये बहुत ज्यादा टेंशन है सर, पब्लिक ऑफर की राइट इशू। बताओ तो क्या रहेगा आंसर? यस, बहुत बच्चों को समझ में आ रहा है सर। आंसर क्या रहेगा बताओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर तो पब्लिक ऑफर ही होगा करके। जॉय लिमिटेड वांट टू रेज कैपिटल फर्स्ट टाइम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। ये तो हम वही का उठा रहे जो क्वेश्चन में दिया था, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। बहुत बच्चे सीधा ये लाइन पढ़ते नहीं भाई, केस तो पढ़ो ताकि आप लिख पाओ। जॉय लिमिटेड वांट टू रेज कैपिटल फर्स्ट टाइम बाय इशूइंग इक्विटी शेयर। इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर टू द प्रोसेस ऑफरिंग शेयर ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर कोई कंपनी को फर्स्ट टाइम शेयर इशू करना है तो उन्हें क्या इशू करना पड़ेगा बेटा? आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एंड देयरफॉर जॉय लिमिटेड शुड ऑफर इट्स शेयर थ्रू द पब्लिक ऑफर। और इसीलिए उन्होंने आपको सवाल क्या पूछा था 1 मार्क्स के लिए? उन्होंने पब्लिक ऑफर देना चाहिए कि राइट इशू? तो आंसर क्या होगा बेटा? पब्लिक ऑफर। समझा? इतना बड़ा नहीं लिखता है, लेकिन मैं जब बता रहा हूं तो कुछ बातें दिमाग में जा रही है ना। फर्स्टली न्यूली रजिस्टर्ड कंपनी है, तो दैट्स व्हाई इट शुड इशू आईपीओ एंड हिंस आप लिख दो अपने टुटके मुटके लैंग्वेज में, लिखा तो भी चलेगा। जम रहा है सर? यस और नो? यस सर करके। लास्ट सवाल, what will be the issue of equity share? Okay, what will be the issue of equity share by Joy Limited, so called as IPO KPO? अरे कितना फालतू सवाल है यार, उसे क्या कहा जाएगा बोलो? The issue of equity share by Joy Limited company will be called as IPO, which means initial public offer. सर 3 में से 3 मार्क्स चाहिए मुझे। अगर ये सवाल आया, बोलना मत कि सर 11वां चैप्टर हमने छोड़ दिया है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितने सिंपल थे, क्या आप लोगों को लिखते आएगा क्या? यस, जो कंपनी फर्स्ट टाइम इशू करती है शेयर, उसे उसे क्या, कौन सा इशू कहा जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। दैट्स ऑल। 3 मार्क्स डन हो गए दोस्तों, स्क्रीनशॉट खींच लो फटाफट से। चलो डन हो गया दोस्तों। ओके, अब हम आते हैं दोस्तों इस चैप्टर के दूसरे सवाल पे, और इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी डन हो जाएंगे।
ठीक है, चलो ध्यान से समझिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, आप तो क्योंकि पढ़ते ही नहीं आप तो, अगर बड़े क्वेश्चन दिखे तो, लेकिन समझिए मेरे साथ क्या है। मिस्टर एक्स इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड, एक कंपनी जिसका मिस्टर एक्स सीएफओ है, ठीक है, विच इज रेप्यूटेड कंपनी इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, ठीक है सर, बहुत बड़ा नाम था उनका कंस्ट्रक्शन साइड पे। ऑफन मिस्टर एक्स हैज टू डिसाइड ऑन इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड ऑफ कंपनी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, उनको लगा कि जो एक्स्ट्रा सरप्लस मतलब क्या, जिस कंपनी का जो एक्स्ट्रा पैसा था, उन्होंने को लगा कि ये कहीं तो इन्वेस्ट कर दिया जाए शॉर्ट टर्म के लिए। एंड at times he also has to decide the source from where he can raise fund for short duration, और उनको ऐसे और भी चाहिए था कि और कहां से वो पैसा उठा पाए इन्वेस्टमेंट के लिए। देखो, अब पहला सवाल है दोस्तों, अज्यूम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ठीक है, आपको बोला है कि कंपनी के बिहाफ पे अज्यूम करना, अज्यूम ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी मिस्टर एक्स हैज 5 लाख रुपीज एंड वांट टू इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, शुड ही बाय इक्विटी शेयर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। देखो सवाल उन्होंने ही आपको बना के दिए, उनका एक सिंपल सवाल है, अज्यूम करो 5 लाख रुपए बंदे के पास, तो उन्होंने इक्विटी शेयर में डिपॉजिट करना चाहिए या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में, है ना, इन्वेस्ट कहां पे करना चाहिए, इक्विटी शेयर की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आंसर देखो दोस्तों, मिस्टर एक्स वांट टू इन्वेस्ट फॉर हाउ, कौन से पीरियड बेटा, शॉर्ट पीरियड, एंड मनी इज मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख, सो ही शुड इन्वेस्ट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, अंडरलाइन करना बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ व्हाट, डिपॉजिट। दिस इज बिकॉज सीडी का फुल फॉर्म क्या है भैया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू फॉर अ मिनिमम वैल्यू 1 लाख और मल्टीपल ऑफ ₹1 लाख इन प्रोवाइडेड का बेटा मैच्योरिटी इन मिनिमम 7 days टू मैक्सिमम 1 year। तो शॉर्ट पीरियड बोला था ना, अब ये तुम अगर पढ़ के ही नहीं जाओगे तो क्या पता चलेगा, क्या समझे मेरे लेक्चर से। अगर ये सेम क्वेश्चन आता है बेटा, आपको दो, उन्होंने पूछा इतना ही रहेगा कि बताओ इक्विटी की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसको सीडी कहते हैं, तो और अमाउंट कितना है 5 लाख, तो आपने बोलना है अमाउंट किसके मल्टीपल में है, 1 लाख के मल्टीपल में अमाउंट है, किसके मल्टीपल में बेटा, 1 लाख के मल्टीपल में, इसीलिए उन्होंने ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में डालना चाहिए, पहला रीजन हमारा। दूसरा रीजन क्या है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते थे, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते थे तो उन्होंने वही कहा कि मिनिमम 7 दिन के लिए और मैक्सिमम 1 साल के लिए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और इनका पर्पस शॉर्ट टर्म है, तो इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें। डन। चलो दूसरा सवाल, द कंपनी हैज सरप्लस फंड, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा पैसा, एंड वांट टू इन्वेस्ट इट, हाउएवर ही नीड मनी बैक इन 4 मंथ, तो शुड इट इन्वेस्ट ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो अगेन दो आपके सामने ऑप्शन रखे गए, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करना है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कितने महीने में पैसा चाहिए, 4 महीने में। अब आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप लिखते क्या सर, जरा एक बार मेरे बात सुन लीजिए और फिर आप आपका कॉन्फिडेंस। चलो, मिस्टर एक्स शुड इन्वेस्ट सरप्लस फंड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आंसर तो आपको मिल गया, लेकिन वाई, दिस सिक्योरिटीज आर सेफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अल्टरनेटिवली ही कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ क्या बेटा, 91 days, हाउएवर द फंड विल नॉट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 4 months इन दिस केस, हिंस इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सीम टू बी मोर अप्रोप्रिएट। तो सर हम इतना तो नहीं लिख पाए, डूबते को तिनके का सहारा, बताओ ना सर क्या लिखते, बेटा इतना ही लिखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दैट्स ऑल, क्योंकि वो क्या है, सेफ है ज्यादा। क्या लिखोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ पे मिला है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तीसरा सवाल और लास्ट दोस्तों, कैन कंपनी इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्या कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आंसर इशू कर सकते हैं क्या, देखो दोस्तों आंसर इज नो, पीक्यूआर लिमिटेड कैन नॉट इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी आर अनसेक्योर्ड नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट यूजुअली इशूड बाय कमर्शियल बैंक, सीडी कौन इशू करता है बेटा, कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट दिस कंपनी इज कंस्ट्रक्शन कंपनी। बस यहाँ पे आपका आंसर था जो 1 मार्क्स आपका बना, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा अगर आया तो, इसे आपको समझने में भी लग रहा है, लेकिन इसका रिवीजन में तुरंत करा के दूंगा, सिर्फ पेशेंस बनाए रखिए सर, 11 और 12वां चैप्टर डन हो जाएगा, 9वें के 5 से 6 सवाल है लेकिन बहुत ईजी है, बस इधर पेशेंस रखो तो बात खत्म सर। देखिए क्या कहा उन्होंने, क्या कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकती है क्या, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही बोलने का, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर सकते हैं क्या बेटा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकते हैं क्या, कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन हमारी जो कंपनी है वो कौन सी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और जबकि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसीलिए वो क्या नहीं इशू कर सकती, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू नहीं कर सकती। इसको आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट बनाने का सोचा और उनको लगा कि ये वाले ऐसे क्वेश्चन डाल देने भाई, तो ये वो सवाल आ सकता है, इसको आईएमपी मार्क कीजिए, इजी है कोई दिक्कत नहीं। पहला बताइए क्या बताया उन्होंने, इक्विटी शेयर की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एवरीबॉडी आंसर आपका क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट।
और इसी से आपको लास्ट पॉइंट भी बताओ, कैन कंपनी इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? आंसर इज नो। कौन सी कंपनी इशू करती है? बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज है कंस्ट्रक्शन कंपनी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हो, दूसरा ट्रेजरी बिल। आंसर इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। डन, इतना भी याद रहा तो भी चलेगा। एक बार डन कर दिया दोस्तों, यस और नो? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ओके, डन बेटा। चलो आइए अब यहाँ पे दोस्तों जरा हम हमारे चार्ट पे आ जाते हैं करके। तो अब हमने 2 चैप्टर डन कर लिए हैं। सर कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप लोगों ने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 10। 6 के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। चलो, डिविडेंड और इंटरेस्ट पे आने तक मैं आपको एक बात बताऊंगा जो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बताओ डिविडेंड क्या है? सर जब कोई भी व्यक्ति शेयर में इन्वेस्ट करता है, कहां पे? शेयर में। तो शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद जो उसे रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न को क्या कहा जाता है? डिविडेंड। ओके। लेकिन दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने कहां पे इन्वेस्ट किया है? डिबेंचर हो गए, डिपॉजिट्स हो गए, इसमें अगर इन्वेस्ट किया तो उस पे जो रिटर्न मिलता है उसे क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। तो डिविडेंड किस पे मिलता है दोस्तों? शेयर पे मिलने वाले रिटर्न को क्या कहा जाता है? शेयर पे मिलने वाले रिटर्न को डिविडेंड कहा जाता है। वैसे ही भाई और बहनों, इंटरेस्ट किस पे मिलता है? जो भी बोरोड कैपिटल है, डिबेंचर, डिपॉजिट्स, राइट, लोन, इस पे जो दे मिलता है, मतलब कंपनी को देना पड़ता है। कंपनी को जो बोरोड कैपिटल पे देना पड़ता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और शेयर्स पे जो देना पड़ता है रिटर्न, उसे डिविडेंड कहते हैं। डन? यस सर। बहुत ही सिंपल सा सवाल दोस्तों, लेकिन कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इसमें आ रहा है आपके सामने, तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहाँ पे लगता है तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए आप पानी पीने का, लेक्चर को यहाँ पे पॉज कीजिए, लेकिन पूरा लेक्चर देखना है और आज के बाद ये सारी चीज कंप्लीट करनी है और आपको याद भी रहेगा, ट्रस्ट में। चलो आते हैं आगे। एलएमएन कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, ठीक है, इन विच ही हैज अर्न प्रॉफिट लेस देन देयर एक्सपेक्टेशन। चलो ये कहानी समझिए कि एक कंपनी है जिनको डिक्लेयर डिविडेंड करना है, डिविडेंड को डिक्लेयर करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए, लेकिन उनका प्रॉफिट जो है उनके अपेक्षा से कम हुआ है, एक्सपेक्टेशन से कम हुआ है, ठीक है। पहला सवाल, इज द बोर्ड राइट इन रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड ₹5 पर शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व? यहां पे मेन क्रक्स ये था, क्या फ्री रिजर्व में से ₹5 का डिविडेंड दे सकते हैं? अब जिन्होंने चैप्टर पढ़ा ही नहीं रहेगा उनको कंसेप्चुअली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चलो देखते हैं आंसर क्या है। यस, क्या बोल रहे हैं सर? द बोर्ड कैन रिकमेंड डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व। दिस इज बिकॉज वाई कंपनी आर अलाउड टू पे फाइनल डिविडेंड आउट ऑफ देयर फ्री रिजर्व। बट ये कंसेप्ट था बेटा कि कंपनी क्या उसका फाइनल डिविडेंड फ्री रिजर्व में से दे सकता है क्या? आंसर इज यस। सर जब कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ रहेगा इससे पहले, वो कंपनी ने क्या किया रहेगा? कुछ प्रॉफिट साइड में निकाला होगा, रिटेन अर्निंग जैसा। तो ये फ्री रिजर्व फाइनल डिविडेंड, देखो 2 प्रकार के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम और एक क्या होता है बेटा? फाइनल। बोलो मेरे साथ क्या? एक होता है इंटरिम, एक होता है फाइनल। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, ठीक है सर। आगे के आएंगे केस स्टडी बेस, आपको समझेगा मुद्दा क्या। इनको कौन सा डिविडेंड देना था? फाइनल डिविडेंड। तो क्या फ्री रिजर्व से दे सकते हैं? आंसर इज यस। रीजन में लिखना, क्योंकि उनको फाइनल डिविडेंड देना था और फाइनल डिविडेंड फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं करके। डन, ठीक है। दूसरा सवाल उसी से रिलेटेड, कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड दो इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एजीएम? एजीएम का मतलब क्या पता है ना दोस्तों? आ जाओ चैप्टर नंबर ये अपने 9 पे और आप टेक्स्ट बुक पे आइए, तो आप वहां पे लिख लेना एनुअल जनरल मीटिंग। क्या बेटा? एनुअल जनरल मीटिंग। सवाल यह है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं दो इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय एजीएम? एनुअल जनरल मीटिंग ने उसे अप्रूव नहीं किया है, एजीएम में अप्रूव नहीं है, फिर भी वो डिक्लेयर कर सकता है क्या? तुक्का क्यों मारना है सर? मेरे साथ समझ लो। आंसर इज नो। द बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड विदाउट शेयर होल्डर अप्रूवल एट एजीएम। शेयर होल्डर के अप्रूवल के बिना उनको बुलाना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग में, उनसे पूछना पड़ता है, उन्हें पूछे बिना, उनके अप्रूवल के बिना हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर is approved and declared by क्या? resolution pass at the time of annual general meeting by shareholder। तो फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? मैंने सिखाया था, रिवीजन लेक्चर देख सकते हो आप इस चैप्टर का मेरा। फाइनल डिविडेंड को रिकमेंड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और अप्रूव एंड डिक्लेयर कौन करता है एनुअल जनरल मीटिंग में? शेयर होल्डर। तो ये चीज याद रखना, रिकमेंडेशन बहुत जरूरी है और एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर का अप्रूवल भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर इज नो। तीसरा सवाल, कैन बोर्ड गिव डिविडेंड इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट? क्या गिफ्ट के फॉर्म में डिविडेंड दिया जा सकता है क्या? अगेन आंसर इज नो। बोर्ड कैन नॉट गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट। व्हाई सर? बिकॉज डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट काइंड। या आईएमपी कर लो।
डिविडेंड हम कैश में ही दे सकते हैं, काइंड में दे नहीं सकते, मतलब किसी अदर देन कैश फॉर्म हम नहीं दे सकते, तो गिफ्ट की तरह कभी भी दिया जाएगा नहीं। क्या डन है क्या दोस्तों? यस और नो? तीनों सवाल समझे? चलो रैपिड रिवीजन करा दो एक बार इसकी। यस सर, बताओ। एक बंदा है, एक कंपनी है LMN कंपनी करके, उनको रिजर्व देना है, सॉरी डिविडेंड डिक्लेयर करना है। तो पहला सवाल पूछा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 5 रुपए का डिविडेंड देना है फ्री रिजर्व में से, दे सकते हैं? आंसर इज यस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल नहीं दिया एजीएम में, क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? आंसर इज नो। लेना बहुत जरूरी है सर, रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। ठीक है। कैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिव डिविडेंड फ्रॉम एज अ फॉर्म ऑफ गिफ्ट? आंसर इज नो, वो गिफ्ट के फॉर्म में नहीं दे सकते, अदर देन कैश इज अलाउड नहीं है करके। डन। दोस्तों दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है इस चैप्टर का, टोटल 6 सवाल है लेकिन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। आप चाहो तो थोड़ा 2 मिनट के लिए ब्रेक ले सकते हो, पानी वानी पी लो दोस्तों, है ना, क्योंकि सर कंटिन्यूस में बोल रहा हूं। और एक दिन में सर आप लोग महीने भर से कर रहे हो, नहीं होगा, लेकिन 1 1.5 2 घंटा अगर बैठ लिया तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन छोड़ दो, 6 मार्क्स डन। मैंने डिफरेंस का लेक्चर बनाया, वो देखो 12 मार्क्स डन, 18 यहीं पे डन। ऑब्जेक्टिव अपने टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर प्रैक्टिस चल रहा है, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलर जा रहा है। आपने सब्सक्राइब ही नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन क्या आएगा सर? तो कीजिए पहले वो काम, है ना। और सर अपना ही चैनल है, मैंने कहा ना, क्लासेस वासेस का ईगो बीच में ना आए, एक ऐसी आपका ही क्लास है, सब्सक्राइब कीजिए और आपको समझ में आ रहा होगा क्या सही है। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, दूसरा सवाल आपके पास। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड विच इज लिस्टेड एज कंपनी, ओके सॉरी, वापस एक बार पढ़ते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्टार कंपनी लिमिटेड, जो लिस्टेड कंपनी है, कंपनी ने रिकमेंड किया डिविडेंड 15 रुपया पर शेयर टू बी पेड इन कैश। ठीक है, हमको समझ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है स्टार कंपनी, उन्होंने 15 रुपए का डिविडेंड रिकमेंड किया और कैश में देना। ठीक है, पहला सवाल, is it justified to pay dividend firstly to preference shareholder and then to equity shareholder? सर कितना सिंपल सवाल है, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा हो तो। आपको सिर्फ इतना पूछा है कि बताओ, इन्होंने डिविडेंड तो डिक्लेयर किया 15 रुपया, लेकिन वो पहले किसे देना चाहते हैं? प्रेफरेंस वालों को, और बाद में किसा देने वाले? इक्विटी वालों के। क्या जस्टिफाइबल है? आंसर लिखना यस, चलेगा करके। वाई सर? देखो, इट इज जस्टिफाइबल टू पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर फर्स्ट एंड देन पे इक्विटी शेयर होल्डर। Preference shareholder. Why, sir? Because preference shareholder are entitled to dividend before it is paid to equity shareholder as per the terms of issue of preference share. Equity shareholder will get dividend from residual profit like after payment to paying क्या बेटा, preference shareholder। इतना अगर आपको ना याद आए तो इतना याद रखना, प्रेफरेंस में ही नाम है, प्रायोरिटी आ जाता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जब प्रेफरेंस शेयर वालों को वो शेयर दिया जाता है, इशू किया जाता है, तो तभी पता है सर कि आप लोगों को, हम लोग, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि आपको पहले प्रेफरेंस देंगे। और अगर कुछ बता, रेसिडुअल मतलब क्या, यहाँ पे देखो रेसिडुअल बड़ा है। रेसिडुअल मतलब क्या दोस्तों, जिन्होंने नहीं पढ़ा रहेगा, रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब अगर आपको देने के बाद जितना भी बचा वो किसको जाएगा? इक्विटी वालों। रेसिडुअल क्लेमेंट बोलते हैं इसलिए इक्विटी वालों को, अगर आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? यस और नो? यस सर करके डन। चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। दूसरा सवाल, इस एजीएम का फुल फॉर्म बोलो क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। इज एजीएम रिक्वायर्ड टू अप्रूव द सेम? यस सर, एजीएम तो रिक्वायरमेंट होगी ना, एजीएम इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव द डिविडेंड। और वही लाइन देखो, ऊपर जो पढ़ा था वही वापस रिपीट है, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये फाइनल डिविडेंड की बात चल रही है बेटा, फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर बाय क्या? रेजोल्यूशन पास एज एनुअल जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर। तो इतना लिखना कि अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। ये तो ऊपर भी किया था आपने, तो इसका आंसर हो गया यस, एजीएम की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिकमेंडेड बाय बीओडी, अप्रूव एंड क्या बेटा, डिक्लेयर बाय शेयर होल्डर। लास्ट सवाल, कैन कंपनी पे डिविडेंड इन कैश? तो डिविडेंड पेएबल इन कैश शुड बी पेड बाय चेक और वारंट। कैश मतलब कैसे देंगे सर? चेक से या वारंट से देंगे, और किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड से देंगे टू द क्या बेटा, इनटाइटल शेयर होल्डर। इनटाइटल मतलब जो अधिकारी है उसको लेने में। यस, सिर्फ तुमको ये बताना था। उन्होंने कहा क्या कंपनी कैश में दे सकती है? तुमने बोलना सर जो डिविडेंड पेएबल है कैश में, वो कैसे पेड होगा? एक तो तुम चेक से दे दो, डिविडेंड वारंट इशू कर दो, नहीं तो एनईएफटी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मोड में ट्रांसफर कर दो। ये 3 चीजें थी। चलो डन हो गया सर, सबका मोटिवेशन यहाँ पे चाहिए। दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके आंखों के सामने दोस्तों, बताइए, अगर आपके पेपर में आता है 3 मार्क्स के लिए,
तो सर एक कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो 15 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो बताइए क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले देना जरूरी है क्या, या उनको दिया तो चलेगा क्या? क्या जस्टिफाइबल? आंसर इज यस सर, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम पहले प्रेफरेंस वालों को ही देते हैं। दूसरा, एजीएम रिक्वायर्ड है क्या? यस, एजीएम रिक्वायर्ड है, बिकॉज रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर उसे अप्रूव करेंगे और क्या करेंगे? डिक्लेयर करेंगे। ओके, कैन कंपनी पे डिविडेंड ऑन इन कैश? यस सर, डेफिनेटली पेएबल इन कैश, लेकिन कैसे देंगे? थ्रू चेक। उसके बाद बताओ आप, वारंट या फिर क्या, इलेक्ट्रॉनिक मोड। खत्म, 2 हो गए सर, 6 क्वेश्चन है टोटल। दोस्तों डरिए मत, आपके ये क्वेश्चन जल्द से जल्द हो जाएंगे। आप अभी थोड़ा सा पानी पीने का 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालिए फटाफट से, आगे के हम 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे। फुल मोटिवेटेड रहिए दोस्तों, आधा 1 घंटा हुआ है, अगले और आधे 1 घंटे में हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन का विषय खत्म कर देंगे। चलो, थैंक यू। थैंक यू मतलब ब्रेक लेने को बोला 2 मिनट, और आपके लिए ये प्रीमियर होगा लेक्चर, है ना, तो वहां पे ब्रेक नहीं मिलेगा, तो आप पॉज कीजिए, आप पानी पीजिए, लेकिन फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए, है ना। तब तक आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। लो, 10 सेकंड का ब्रेक रहेगा, ज्यादा नहीं दोस्तों। 10 सेकंड का ब्रेक, आप लोगों के 6 सेकंड बचे हुए हैं। चलो फटाफट से, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इस आंसर का। ओके, चलो आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारा टारगेट है सर आज 6 मार्क्स डन हो जाने चाहिए। आप अगर बाद में 1.5 की स्पीड पे देखोगे तो भी जल्द होगा, लेकिन मैं तो चाहता हूँ नॉर्मल स्पीड पे देखिए। समझिए, आप टेक्स्ट बुक निकाल के बैठे हैं, वहां पे आप सीरियस होना सीखो सर। अभी सीरियस नहीं हुए तो और क्या ऑप्शन बचेगा, है ना। और ये करने लेक्चर के बाद आपको अगर मैं कह दूं कि आपके हाथ में जब पेपर आएगा, आपके 6 मार्क्स तो पहले श्योर रहेंगे, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपको आ रहे हैं, आपको डिफरेंस बिटवीन सब आएंगे, क्योंकि उसका भी लेक्चर है जो मैं वापस पे पोस्ट करूंगा। तो आप लोग देखिए, आपका 10 मार्क्स के लेटर आपको आएगा, तो एसपी में टेंशन खत्म। 50 से 60 मार्क्स तो ऐसे ही आ रहे हैं, कॉलेज वाले 20 देंगे, तो 80 तो मिनिमम आएगा सर। थोड़ा और मेहनत करो तो 90 प्लस जा सकता है। आप अगर क्रैश बैच में सच में उलटो तो ऐप पे मैं कह रहा हूं कि 500 रुपए आप लोग ऐसे ही बहुत इन्वेस्ट कर देते हो। ये लास्ट मतलब अभी क्या कहूं, 1 महीना बचा है, और आप एक बार देखिए इन्वेस्ट करके, डेफिनेटली आपको रिटर्न तो मिलेगा ही। लेक्चर देखिए, जितना हो सके उतना देखिए, और चीजों को अच्छे से खत्म कीजिए। आते हैं सर थर्ड क्वेश्चन पे, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए सबका दोस्तों, पे अटेंशन करके। ओके, सनशाइन कंपनी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 10 रुपया पर शेयर। कौन सी ईयर के लिए? फाइनेंशियल 18-19। ये शायद चेंज कर सकते हैं आपके लिए, 19-20 या 23-24 करते, डरो मत। एक कंपनी है जिन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया 10 रुपए का। सवाल क्या है, कंसेप्ट समझना दोस्तों। पहला सवाल, व्हेन डज कंपनी नीड टू नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज रिगार्डिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड? तो उनका पहला सवाल है, आपको कंसेप्ट आपका जानना चाहते हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर के करने के बाद कब कंपनी ने नोटिफाई करना है स्टॉक एक्सचेंज को, पहला सवाल। दूसरा, डज कंपनी नीड टू ओपन डिविडेंड अकाउंट? क्या कंपनी को डिविडेंड अकाउंट ओपन करना है? दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, देखेंगे जवाब। तीसरा सवाल, व्हेन डज कंपनी नीड टू गिव नोटिस टू स्टॉक एक्सचेंज रिगार्डिंग बुक क्लोजर? और बुक क्लोजर का नोटिस कब देना पड़ता है? तीनों ही सवाल के आपको अगर जवाब नहीं आ रहे तो ध्यान से सुनिए इस लेक्चर को, बहुत ध्यान से। पहला सवाल, सर नोटिफाई करना पड़ेगा क्या? तो आंसर देखते हैं, ये रहा आपके सामने। The company need to notify stock exchange at least 2 days in advance, underline कीजिए 2 दिन पहले, at least 2 days in advance regarding the board meeting at which the recommendation of final dividend is to be considered. It need to intimate stock exchange immediately about declaration dividend after क्या बेटा? board meeting। जैसे ही board meeting हो जाए, ठीक है, यहां पे समझिए, वापस एकदम आराम से समझा रहा हूं सर, कोई घाई नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में। पहले क्वेश्चन समझो, क्योंकि क्वेश्चन जितना ध्यान में रखोगे ना, उतना तुमको ना चीजें एग्जाम में रिकॉल होगी। सवाल क्या था? डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है 10 रुपए का। अब जवाब, आपको पहला सवाल पूछा गया, व्हेन कंपनी नीड टू नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को कब नोटिफाई करना है? तो देखिए, इसका आंसर है कि कंपनी नीड टू नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज एटलीस्ट 2 days in advance regarding the board meeting at which recommendation of final dividend to be considered। क्योंकि बोर्ड मीटिंग में क्या होता है? रिकमेंड किया जाता है, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया जाता है। तो अप्रूव कहां पे होता है और डिक्लेयर कहां पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। तो इसीलिए उन्होंने कहा, क्या इट इज नीड टू इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज इमीडिएटली अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर क्या? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के बाद तुरंत इंटीमेट कर दो करके। दूसरा सवाल क्या था दोस्तों? दूसरा सवाल ये था कि डज कंपनी नीड टू ओपन डिविडेंड अकाउंट? आंसर इज यस सर, डेफिनेटली यस, कंपनी शुड ओपन डिविडेंड अकाउंट इन शेड्यूल बैंक विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन। ये वाला आईएमपी क्वेश्चन भी दिया है मैंने, जब आपने थियरी पढ़ा रहेगा तो।
कितने दिन के अंदर सर डिविडेंड अकाउंट ओपन करना है कंपनी को, क्योंकि डिविडेंड अकाउंट लोगों को डिविडेंड दिया हो जेब पे खुद के अकाउंट में नहीं रखेंगे, उसके लिए सेपरेट नया अकाउंट ओपन होगा। कहां पे? शेड्यूल बैंक में। तो सर शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन होगा और 5 दिन, डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर वो सारा पैसा उस अकाउंट में जाएगा। ओके, अब देखते हैं लास्ट सवाल क्या है सर। लास्ट सवाल मैं रिवीजन भी करके दूंगा, होने का टेंशन मत। When does company need to give notice to stock exchange regarding book closure? बुक क्लोजर का नोटिस कब देना है? The company need to give notice to stock exchange about book closure at least 7 working days before its closure. कितने दिन से पहले? 7 दिन पहले। याद रखना सर। तो यहाँ पे चलो लिख लेते हैं फटाफट से। आप टेक्स्ट बुक में आइए, टेक्स्ट बुक में आइए सर, ऐसे मत देखिए। बताओ, when does company need to notify the stock exchange regarding declaration of dividend? तो आफ्टर बोर्ड मीटिंग, ठीक है, 2 days इन एडवांस, जब से वो करना चाहते हैं तो दो, मतलब जब एजीएम होगा उससे पहले और आफ्टर बोर्ड मीटिंग के तुरंत बाद बता दीजिए। दूसरा, डस कंपनी नीड टू ओपन डिविडेंड अकाउंट? यस, से बैंक में, शेड्यूल बैंक में वो डिविडेंड अकाउंट को ओपन करेंगे। कब से? 5 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। फिर when does company need to give notice to stock exchange regarding book closure? बोले 7 days। कितना लिमिट था बेटा? 7 days, 7 working days before the closure। ठीक है, 7 वर्किंग डे, क्लोजर होके 7 वर्किंग डे पहले नोटिस देना। ठीक है, डन हो गया सर। दोस्तों स्क्रीनशॉट खींच लो इस सवाल का और टेक्स्ट बुक में लिख लेना करके फटाफट से। ओके डन दोस्तों, निकाल लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलो, मोटिवेशन पूरा चाहिए दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए। सिर्फ 3 क्वेश्चन और इसी के साथ आप लोग जो इतने दिनों से टाल रहे थे कि सर बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, खत्म हो गया सर। बहुत ज्यादा नहीं, 36 मिनट हुए सर। मतलब जो सालों भर से नहीं हो पाएगा वो 2 घंटे में करना है और 6 मार्क्स पूरे सिक्योर सर। सिर्फ टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और पूरी की पूरी चीजें नोट कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और सर हो जाएगा, आप बहुत होशियार हो। देखो इतने कम टाइम में समझ रहा है सर, साल भर कर लेते तो क्या होता, लेकिन ठीक है नहीं किया, अब तो कीजिए। पूरे ध्यान के साथ, पूरे शिद्दत के साथ पूरा लेक्चर कीजिए। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट सवाल आ रहा है और बहुत ही अच्छा सवाल है, आ सकता है 3 मार्क्स के लिए है। गोल्ड कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। तो ये सारे जो स्क्रीनशॉट में आपको निकलवा रहा हूं वो तो आप देखिए ही, लेकिन लेक्चर को प्रॉपर अगर आप और उसका इफिशियंसी चाहते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में साइड में पेंसिल से लिखते जाइए। ठीक है सर, ठीक है। कंपनी है जिन्होंने ₹10 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 करके। ओके सर, अभी क्या करना है जरा बताइए, क्या हम देखें? ओके, इस कंपनी अंडर डिफॉल्ट इफ डिविडेंड वाज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, है ना? इस पे हमने थियरी क्वेश्चन किया भी है। 30 दिन के अंदर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद नहीं दिया, नॉट पेड विद इन 30 डेज, लोगों को बोला आपको डिविडेंड देंगे लेकिन 30 दिन हुए पे ही नहीं किया, तो कंपनी को डिफॉल्टर माना जाएगा क्या? तो आंसर इज यस, द कंपनी इज इन डिफॉल्ट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। सिंपल सी बात है दोस्तों, 1 मार्क्स आपको मिल गया। क्या कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद कितने दिनों के अंदर पेड करना चाहिए? इनडायरेक्टली ये भी याद रखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद 30 दिन के अंदर कंपनी ने पेड करना चाहिए, अगर नहीं किया तो क्या माना जाएगा? डिफॉल्ट माना जाएगा। 1 मार्क्स डन, 2 बार रिवाइज करा के दिया अभी के अभी। सर दूसरा सवाल, इज कंपनी राइट इन ट्रांसफरिंग अनपेड डिविडेंड टू डिबेंचर रिजर्व अकाउंट? डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, क्या डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है क्या दोस्तों? आंसर इज नो, the company is not right in transferring unpaid dividend to its debenture reserve account. It should be transferred to, कहां पे भेजना चाहिए सर? अंडरलाइन कीजिए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट लिख लीजिए टेक्स्ट बुक में। कंपनी ने अगर, देखो ये क्या होता है सर, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, पुराने जमाने की बात है सर, लोग कहां पे रह रहे, एड्रेस गलत है या कुछ, उनको डिक्लेयर दे कैसे पैसा? अगर नहीं दे पाई सर तो क्या करना है दोस्तों? कौन से अकाउंट में डालना है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। इन्होंने क्या बोला? डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, ये गलत है। अनपेड डिविडेंड अकाउंट, इट इज सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन इन शेड्यूल बैंक विद इन 5 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। 5 दिन डिक्लेयर हो करके हो गए तो आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे अनपेड डिविडेंड नाम का और वहां पे ये रख दोगे पैसा। समझा दोस्तों? 1 मार्क्स डन हो गया। यस, यहाँ पे मार्क्स जा सकता था, बच गया सर। डिबेंचर रिजर्व अकाउंट नहीं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट करके। लास्ट सवाल, डज कंपनी हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू IEPF आफ्टर 30 days? नो सर, वो IEPF में तो इन्वेस्टर एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म लिख लो, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब जिसने पढ़ा ही नहीं रहेगा चैप्टर, उनके लिए तो कितने बाउंसर जाते हैं सर अगर ये नहीं आता तो, और इसलिए हो नहीं रहा था। अब देखिए क्या प्रोविजन है पता है दोस्तों, मतलब 7 साल बाद की बात है वो तो। देखो, नो, कंपनी शुड नॉट ट्रांसफर इट टू IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड,
एनी अमाउंट in the unpaid dividend account of company which remain unpaid or unclaimed for period of 7 years from the date of such a transfer should be transferred to investor education and protection fund। लेकिन कब? 7 साल बाद। इन्होंने क्या बोला है दोस्तों? क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बोला 30 दिन। क्या 30 दिन के अंदर भेज दे क्या? इसीलिए तुमने बोला नहीं 30 दिन के अंदर नहीं, 7 साल तक अगर वो अनक्लेम है, अनपेड है, कहां पे डालने के बाद? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डालने के बाद। तो ही आप कहां पे ट्रांसफर करोगे? आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। चलो सर रिवाइज कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 6 क्वेश्चन होने के बाद अलग ही तुमको, मतलब आज के लेक्चर के बाद जो बंदा पूरा लेक्चर देख रहा है सुकून की नींद सोएगा। एक चीज तो कंप्लीट की सर, टाला तो नहीं, पूरा बैठा, पूरा लेक्चर किया। जितना सर मैं मेहनत कर रहा हूं उतना आप अगर कर लो, मैं आपको बोल रहा हूं सक्सेस बहुत नजदीक है आपके। चलो बताओ, कंपनी क्या डिफॉल्ट में रहेगी अगर 30 दिन के अंदर डिविडेंड नहीं दिया? तो आंसर रहेगा यस। अगर कंपनी ने पैसा नहीं दिया, अनपेड डिविडेंड का जो पैसा है वो कहां पे ट्रांसफर करना है? डिबेंचर रिजर्व अकाउंट? क्या? नो सर, डिबेंचर रिजर्व नहीं, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, क्या बताओ, जो अमाउंट 30 दिन के अंदर नहीं पेड किया तो आईईपीएफ में डालेंगे क्या? सर 30 दिन नहीं, 7 साल तक अगर अनपेड है तो आईईपीएफ में डालेंगे, बस इतना याद रखना, खत्म बात। चलो सर लास्ट सवाल, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है, खींच लो। लास्ट सवाल सर, लास्ट मतलब और 2 सवाल है लेकिन छोटे छोटे सवाल। चलो देखिए, दर्द हो रहा है सर, इतना इतना पढ़ाई हमने कभी किया नहीं हो सर जिंदगी में। और दोस्तों यही तो बात है, और अभी बहुत ज्यादा नहीं, 40 मिनट हुए हैं, बहुत होते हैं आई नो, ऑनलाइन लेक्चर में भी। और आप कर रहे हो तो बहुत बड़ा, मतलब आपका जो टारगेट है जिंदगी में, आप जो अभी आप सीरियस हुए हो तो बहुत अच्छी बात है। 2 सवाल यार और, मतलब कर लो ना तो क्या हो जाएगा, तो अभी बहुत बड़ा लेक्चर आ गया। लेकिन वन शॉट में अगर आपको सब चाहिए और कॉन्फिडेंस भी चाहिए तो सर अच्छी बात है, और आप रुक रहे हो तो बहुत सही बात है। भगवान आप लोगों का भला करे सबको बहुत अच्छे मार्क्स से पास कराए। चलो आ जाते हैं दोस्तों। मिस्टर ए इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड, ठीक है, कंपनी हैज डिसाइड टू डिक्लेयर डिविडेंड 15 रुपया। ठीक है सर, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात होगी, हर सम में वही आ रहा है कि कंपनी डिसीजन ले रही डिविडेंड डिक्लेयर करने का। ठीक है, पहला सवाल, which form will Mr. A have to submit if he wish to get his dividend credited directly in the bank? ये ना बेटा सारे एक बार ना क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। उन्होंने क्या कहा है कि डिविडेंड तो डिक्लेयर हुआ है और जो मिस्टर ए है उसको डिविडेंड मिलने वाला है, तो कौन सा फॉर्म भरना चाहिए? देखो, विच फॉर्म विल मिस्टर ए हैव टू सबमिट इफ ही विश, अगर उसे लगता है कि डिविडेंड डायरेक्टली कहां पे आना चाहिए? उसका बैंक में क्रेडिट होना चाहिए। सवाल समझा क्या आपको? यस और नो? कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 15 रुपए का, ठीक है, लेकिन मिस्टर ए है जिसको लगता है कि डिविडेंड बैंक में आना चाहिए। सवाल को समझो, जवाब तो सर सवाल वैसे आएगा तो आप फटाफट दे ही दोगे, बच्चे सवाल ही नहीं समझते सिर्फ जवाब पढ़ रहे हैं। कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? ये देखो, Mr. A will have to submit dividend mandate to company if he wish to get his dividend credited directly in the bank। तो कौन सा फॉर्म बेटा? डिविडेंड मैंडेट करके लाइन करो, डिविडेंड मैंडेट, एक बार लिख लो ये नाम। दूसरा सवाल, विद इन हाउ मेनी डेज शुड मिस्टर ए गेट हिज डिविडेंड? कितने दिनों के अंदर उन्हें डिविडेंड मिलना चाहिए? तो हमने ऊपर भी देखा था, मिस्टर ए शुड गेट डिविडेंड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। ये तो बार बार वही पढ़ना हो गया सर। डिविडेंड कब तक मिलना चाहिए? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन डिविडेंड मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, लास्ट सवाल, विल मिस्टर ए बी पेड डिविडेंड बिफोर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर? तो इक्विटी शेयर होल्डर है, देखो इक्विटी शेयर होल्डर है, मिस्टर ए इक्विटी शेयर होल्डर है, और पूछा है क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पहले मिलेगा क्या? आप जवाब दो अभी, आप बहुत होशियार हो। नो सर, हो गए, कितना चेंज आ गया देखो इतने छोटे लेक्चर में। तो आपको समझ भी गया, प्रेफरेंस वालों को पहले देंगे, बचा तो इक्विटी वालों को। तो आंसर इज नो, मिस्टर ए विल नॉट बी पेड डिविडेंड बिफोर द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी, ही विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट। ये वर्ड लिखना बेटा, रेसिडुअल प्रॉफिट मतलब बचा हुआ प्रॉफिट, ठीक है, दैट इज आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। खत्म, 3 मार्क्स में से 3 मार्क्स मिलेंगे। एसपी है इसीलिए डरो मत दोस्तों, आगे के कुछ ही लेक्चर्स एक्सक्लूसिवली पेड कोर्स में हो गया, मतलब आपके लिए बाद में दिए जाएंगे, लेकिन सर प्लीज मैं अभी भी बता रहा हूं, जाइए फायदा उठाइए, बहुत अच्छी बात है। कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे, अभी भी मौका है, टाइम गया नहीं है सर। चलो ध्यान दो दोस्तों, ये वाली बात हुई, ये वाली बात हुई विद इन 30 डेज। चलो रिवाइज कर लेते हैं सर एक क्वेश्चन को, ताकि हमको ना टेंशन ही ना रहे। चलो सबसे पहले आपने पढ़ा मिस्टर ए इक्विटी शेयर होल्डर है जिसे 15 रुपए से डिविडेंड मिला है, उसे कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा अगर डायरेक्ट क्रेडिट में, डायरेक्ट बैंक में क्रेडिट होना है पैसा? तो क्या था बेटा? डिविडेंड मैंडेट, सबमिट डिविडेंड मैंडेट टू कंपनी। ठीक है,
ये वर्ड याद रखना। विद इन हाउ मेनी डेज उसको मिलेगा डिविडेंड? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन मिल जाना चाहिए। क्या प्रेफरेंस वालों से पहले मिलेगा? नो सर, उससे प्रेफरेंस वालों के बाद ही मिलेगा। डन सर। लास्ट सवाल दोस्तों, और खत्म तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 के 6 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और मैं अभी गिनवा के भी देता हूं, एक केस स्टडी बेस्ड को 5 मिनट तो कम से कम चाहिए ना, हम 10 कर रहे हैं, 50 मिनट भी नहीं हुए, तो इतना टाइम तो पकड़ के चलो सर, और प्रॉपर खत्म, ऐसे नहीं कुछ छोड़ रहा है। चलो सर, एबीसी कंपनी डिसाइड टू पे इंटरिम डिविडेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आईएमपी कर लो, ये कुछ हटके सवाल है। फाइनल डिविडेंड की बात नहीं की है, मैंने आपको कहा भी था इस चैप्टर से आईएमपी डिस्टिंग्विश क्या, इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, लेक्चर ऑलरेडी बन चुका है इस पे, ठीक है। एबीसी कंपनी लिमिटेड डिसाइड टू पे इंटरिम डिविडेंड। पहला, कैन इट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, क्या इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व में से देंगे क्या? देखो फाइनल डिविडेंड फ्री रिजर्व में से देते थे, यस फाइनल डिविडेंड देते थे, लेकिन इंटरिम डिविडेंड मिलेगा क्या? आंसर इज नो, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ प्रॉफिट द करंट अकाउंटिंग ईयर। सर इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व में से नहीं देंगे, बोलो मेरे साथ एवरीबॉडी, क्या इंटरिम डिविडेंड मतलब क्या सर? मिड ऑफ द ईयर दे रहे, अभी तक ईयर खत्म नहीं हुआ, तो क्या फ्री रिजर्व में से दे? नहीं नहीं नहीं, इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व में से नहीं जाएगा, वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। पहला 1 मार्क्स आपका डन। ओके, और एक सवाल है सर इसके बाद, ठीक है सर कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। चलो, इज द बोर्ड राइट इन डिक्लेयरिंग द सेम एट द बोर्ड मीटिंग? चलो सर, क्या ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये डिक्लेयर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा क्या? आंसर इज यस। और यहां पे डिफरेंस समझना बेटा, ये देखो मैं लिखवा के देता हूं, लिख लेना, फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड, लिखो लिखो ये चीज लिखो। जो फाइनल डिविडेंड है बेटा, ये रिकमेंड कौन करता है? रिकमेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करता है, और उससे अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर कौन करते हैं? तो शेयर होल्डर डिक्लेयर करता है, ठीक है। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड है, इसलिए ये एजीएम में होता है। फाइनल डिविडेंड कहां पे डिक्लेयर होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। गहराई समझ रहे हो कंसेप्ट क्या है, किससे कहते हैं सर? और इंटरिम डिविडेंड क्या बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर किया तो चलेगा क्या? डिक्लेयर की बात रही, ढूक लो समझो, ये रिकमेंड भले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर दे बोर्ड मीटिंग में फाइनल डिविडेंड, लेकिन फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कहां पे होता था? एनुअल जनरल मीटिंग। और आपको क्या पूछा है? इंटरिम डिविडेंड क्या डिक्लेयर कर दे क्या? डिक्लेयर, आंसर इज यस, इंटरिम चलेगा सर। यस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू डिसाइड एंड डिक्लेयर द सेम इन द बोर्ड मीटिंग। ये डिफरेंस बिटवीन का वन ऑफ दो पॉइंट है कि फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर होता है शेयर होल्डर के द्वारा, और इंटरिम डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर, फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, लिख लो कहीं तो। हाँ यस सर। चलो लास्ट, कैन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द सेम विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन? यस, कंपनी शुड डिस्ट्रीब्यूट द इंटरिम डिविडेंड विद इन 30 डेज, ये तो बराबर है सर, 30 दिन के अंदर उन्हें डिक्लेयर करके देना चाहिए। डन, खत्म। क्या समझा बेटा? रिवीजन करा दो एक बार। कौन सा पढ़ा हमने? इंटरिम डिविडेंड। क्या इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं क्या? आंसर इज नो। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं क्या इंटरिम डिविडेंड है तो? यस। क्या 30 दिन के अंदर देना चाहिए? आंसर इज यस। खत्म हो गया सर। चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लास्ट बोल के सर इतने सारे 8 क्वेश्चन लेके आए, भरी टेक्स्ट बुक में है ना इतने, देखो। हाँ सर इतने ही है करके, चलो इसका स्क्रीनशॉट तो खींचो, थोड़ा ब्रेक वेक भी ले लो, इंटरिम डिविडेंड से सवाल है सर। दोस्तों जम रहा है ना? यस और नो? सर इतने बड़े लेक्चर कर रहे हैं, कभी किए नहीं और आपके कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, होशियार हो तुम लोग। लेकिन टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो अलग ही माहौल बनेगा सर, आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, जो वहां पे दिख रहा है, सब मैच हो रहा है करके। तो अभी तक हमने कितने कर लिए सवाल, एक बार देख लेते हैं सर। 1 2 3, ये वाला टेक्स्ट बुक का नहीं था शायद से, है ना, कर लिया, लेकिन चलो 3, ये हुआ 4, ये 5, 6 7, मतलब बराबर है, एक टेक्स्ट बुक का नहीं था, तो कर लेंगे। 2 सवाल है सर, कर लेंगे ना, सभी करेंगे, डरते क्या हम लोग, है ना सर? लड़ जाएंगे इस बार, डरना है नहीं। यस और नो? 2 सवाल बाकी फिर सर, तो मतलब चैप्टर नंबर 9 से एक सवाल तो आएगा ही, इतने सारे दिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तो एक तो आना ही चाहिए, डंके की चोट पे आना चाहिए सर। चलो दोस्तों, राज कंपनी लिमिटेड, देखो क्या है सवाल, अरे अरे बाप रे, चलो चलो, ब्रेक चाहिए सर, ब्रेक चाहिए। मैंने कहा ना ब्रेक ले सकते, पॉज करो, पानी पियो। मैं तो नहीं रुका, मैं रुक नहीं सकता, मुझे पता है, मैं अगर स्टूडेंट होता तो सर इतनी कम टाइम में मेरे को बहुत लोगों के सपने, मेरे खुद के सपने पूरे करने, रुकू कैसे सर? अलाउड नहीं है ना, लड़ना है सर, लड़ेंगे नहीं तो क्या होगा?
जिंदगी बहुत करोड़ों रुपए नहीं कमा के रखे हैं, तो चलो यार छोड़ दो, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर, है ना। मेरा रिजल्ट बनेगा तो मेरे मॉम डैड की आंखों में खुशी के आंसू आएंगे, और मैं देखना चाहता सर कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ, तो मैं रुक नहीं सकता। अब तुम्हें रुकना है तो रुको भाई, थोड़ा ब्रेक ले लो, पॉज करो, पानी पियो, वापस आओ। रुकेंगे नहीं सर, करके दिखाएंगे। हम होशियार सिर्फ कर नहीं रहे थे, करने लगे तो वो बात खत्म। चलो, राज कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर डिसाइड टू पे इंटरिम डिविडेंड। देखो कितने अच्छे, इंटरिम डिविडेंड का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ में। तो ये अगेन एक कंपनी जिन्होंने इंटरिम डिविडेंड देने का सोचा है। ओके, देखो, इज द बोर्ड जस्टिफाइड टू डिसाइड इंटरिम डिविडेंड 5 रुपीज पर शेयर इवन दो प्रॉफिट टिल डेट आर इनसफिशिएंट। सवाल क्या है कि प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। ऊपर भी एक सवाल था फाइनल डिविडेंड में, लेकिन फ्रीज रिजर्व था तो हमने दे दिया था, लेकिन ये फाइनल डिविडेंड नहीं बेटा, ये कौन सा डिविडेंड है? इंटरिम डिविडेंड। और आपको पूछा क्या गया है, क्या ये चलेगा इंटरिम डिविडेंड देना अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है? तो आंसर इज नो। द बोर्ड इज नॉट जस्टिफाइड टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड 5 रुपया पर शेयर इफ द प्रॉफिट टिल डेट आर इनसफिशिएंट। दिस इज बिकॉज इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट ओनली। बेटा सिर्फ प्रॉफिट में से ही दिया जाता है, और अगर तुम्हारा प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर नहीं कर सकते सर। समझा? इंटरिम डिविडेंड आया और ये एक सवाल आया दोस्तों, एज इट इज आ जाएगा। तो आप बोलना, अगर उन्होंने पूछा इंटरिम डिविडेंड प्रॉफिट इनसफिशिएंट होने के बाद भी क्या दे सकते हैं क्या इंटरिम डिविडेंड? नहीं दे सकते। चलो दूसरा, कैन बोर्ड डिक्लेयर इट आउट ऑफ फ्री रिजर्व? आंसर इज नो। मैंने तो बोला था द बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। ये टेक्स्ट बुक का सवाल है सर, जाइए और नो नो लिख दीजिए, 3 में से 3 मार्क्स है आपके। ओके, लेकिन क्या फाइनल डिविडेंड फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर हो सकता है क्या? यस। तो ये डिफरेंस का पॉइंट भी आप लिख लीजिए कि फाइनल डिविडेंड कैन डिक्लेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर आउट ऑफ फ्री रिजर्व। खत्म। लास्ट, कैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर declare it out of capital? Answer is big no sir. Board cannot declare the interim dividend out of capital, is declare out of profit of the current year. तो लाख बात की एक बात, interim dividend current year के प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। क्या आप लोगों को समझा क्या दोस्तों? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? देख लो एक बार, मैं पानी तो पी लूं, कब से लेक्चर चल रहा है सर, आप भी तो ध्यान में रखिए सर। यस, चलो, मजा आ रही है दोस्तों? हो रही पढ़ाई? इंटरिम डिविडेंड डन, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आगे अगर आप सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो, बीकॉम करना चाहते हो और नासिक में हो तो ऑफलाइन क्लास के लिए जरूर आ सकते हो। कॉलेज रोड पे बीआई के कॉलेज के पास अपना क्लास है। और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हो सीए, सीएस, सीएमए के लिए, सीएमए फाउंडेशन के लिए, तो भी आप डेफिनेटली आ सकते हो। ठीक है? और अपने जूनियर्स को जरूर बताइएगा जो अभी 10th पास हो गए और 11वीं में कॉमर्स का क्लास लगाना नाशिक कर नक्की लक्षात ठेवा। चलो, ध्यान दो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, और इसी के साथ सर फाइनली 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 चैप्टर नंबर 9 हमारा, इतने सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डन हो जाएंगे। ओके, इस डायमंड कंपनी, अच्छा इसका रिवीजन दो ना सर फटाफट। अरे भाई चलो 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 फटाफट। इंटरिम डिविडेंड, मेन कीवर्ड क्या रहेगा? इंटरिम डिविडेंड। क्या इंटरिम डिविडेंड इनसफिशिएंट प्रॉफिट होने के बाद दे सकते हैं? आंसर इज नो। क्या इंटरिम डिविडेंड फ्री रिजर्व में से दे सकते हैं? आंसर इज नो। क्या इंटरिम डिविडेंड कैपिटल में से दे सकते हैं? आंसर इज नो। सिर्फ करंट ईयर प्रॉफिट में से देंगे, हो गया रिवीजन खत्म। ओके सर, डायमंड कंपनी लिमिटेड कंसिडर टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। वापस इंटरिम डिविडेंड का सवाल आया सर। चलो, डिफरेंस तो इधर ही हो जाएगा। In how many days declaration, in how many days of declaration it should be transferred to fund to dividend account? बताओ तो कौन डिविडेंड अकाउंट में कब ट्रांसफर करना है? देखो, the fund should be transferred to dividend account within 5 days from the date of declaration of क्या? interim dividend। वही है जो हमने नॉर्मल पढ़ा था, वैसे ही 5 दिन के अंदर वो डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इन हाउ मेनी डेज इट मस्ट बी पे टू शेयर होल्डर? 30 डेज। ये तो ऊपर पढ़ा था, वही था दोस्तों। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपने पेड कर देना है, खत्म। एक मार्क्स सर, अभी कितना सिंपल लग रहा है, वही है जो ऊपर पढ़ा। हाँ, लास्ट, इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन मस्ट बी ट्रांसफर द फंड ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट? अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या सर? द अनपेड डिविडेंड अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर, द अनपेड डिविडेंड मस्ट बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन 37 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। अंडरलाइन करना बेटा, 37 days from the date of declaration। 7 days और 30 और 7, 37 days from the date of declaration। डन। चलो सर, हो गए सारे लेक्चर? हाँ सर, कंसेप्ट? यस सर। हाँ फाइनली सर, चैन की सांस लो। आपने टोटल बेटा 10 क्वेश्चन कर लिए, एकदम टेंशन नहीं सर। 10 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और अब ज्यादा भी बड़े नहीं रहेंगे। मतलब डिपॉजिटरी कर लो, उसमें 5 है सर, और ये हुआ तो मैं आपको बताऊं,
कि 6, 7, 8 में से तो कुछ है ही नहीं। तो अगर कोई कहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हुए क्या, तो बोलना हाँ 5 चैप्टर के बाकी, 1 से 5। वो भी मैंने कुछ 2-2 क्वेश्चन डाले थे पहले, वो भी मैं करवा के दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन आपको एंड तक बैठना है। क्या आप रेडी हो? सब बोलो यस और नो। क्या आगे पढ़ाऊं कि नहीं, हाँ या ना? सर हाँ यार पढ़ा दो, चलो पढ़ लेंगे मालिक, एवरीबॉडी पढ़ लेंगे सर, लड़ेंगे एवरीवन। चलो डिपॉजिटरी सिस्टम का फिफ्थ, सर डिपॉजिटरी सिस्टम पता है ना क्या होता है दोस्तों? जब हमारा फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर हुआ करता था फिजिकल फॉर्म में, तो उसके लिमिटेशन थे। वो चोरी हो सकता था, फट सकता था, है ना? बहुत सारी चीजें थी फिजिकल फॉर्म के, बहुत सारे लिमिटेशन थे। तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि शेयर को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसे डीमैटेरियलाइजेशन कहते हैं, बराबर ना? हाँ सर। और उसी के साथ दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी संभाल के रखने की जिम्मेदारी है, वो किसके पास होता है? डिपॉजिटरी सिस्टम के पास। डिपॉजिटरी सिस्टम के पास। वो डिपॉजिटरी एक्ट है 1996, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, है ना? वैसे वाली बात। हाँ सर। चलो 9वां चैप्टर, तो 9, 10, 11, 12 खत्म, 6, 7, 8 में से है नहीं, तो 6 से 12 बोल दो, डन हो गए के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। 1 to 5 रहेंगे, फिर दो 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 क्वेश्चन है, ज्यादा डील नहीं है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर। चलो भाई और बहनों, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1। सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और कंप्लीट कर लेंगे सर ये वाला सवाल। मिस्टर जेड होल्ड 100 शेयर ऑफ पेक्युलर कंपनी लिमिटेड इन फिजिकल मोड। कौन से मोड में बेटा? फिजिकल मोड में शेयर है उसके पास, ठीक है। एंड विश टू कन्वर्ट द सेम इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। भावना समझी क्या तुमको क्या सवाल था? और ऐसे सवाल आएंगे तो चैप्टर 9 से रहेंगे कि फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटी है, उसे कहां पे कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो बताइए कैसे करें, या फिर सवाल देखते हैं। मिस्टर जेड होल्ड सेविंग बैंक अकाउंट इन CFDS बैंक लिमिटेड। कैन ही डिपॉजिट हिज शेयर इन दिस अकाउंट फॉर डीमैट? आंसर इज नो। मिस्टर जेड कैन नॉट डिपॉजिट हिज शेयर इन हिज बैंक अकाउंट फॉर डीमैट। सर बैंक अकाउंट में थोड़ी ना डाल देगा, उसे सेपरेट से डीमैट, वो डीपी के पास जाना पड़ेगा, डीमर्टलाइजेशन का प्रोसेस कराना पड़ेगा एंड सो ऑन, तो बैंक अकाउंट में नहीं डाल सकता। ठीक है, दूसरा सवाल। What type of account he need for the same? तो आपको केस स्टडी बेस में पूछा जाएगा। देखो ओसी तो भी एक टाइम सिंपल था, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल तुमको क्लैरिटी चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है बैंक में नहीं डाल सकते, तो बताओ कौन से टाइप का अकाउंट में डालेंगे। देखो, अ डीमैट अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर इनटू क्या? इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग। तो कौन सा अकाउंट? डीमैट अकाउंट ओपन करें। डीमैट अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग। फिर, is it the RBI which will be custodian of the share for of Mr. Z after dematting? क्या RBI के पास रहता है क्या? नहीं सर, हमने तो देखा था ना डिपॉजिटरी सिस्टम होता है। यस, नो, RBI will not be custodian of the share of Mr. Z. The depository मतलब NSDL और CDSL, क्या बेटा? NSDL और CDSL will be the custodian of share of Mr. Z for क्या बेटा? dematting। चलो सर रिवीजन करा के दो सर, सवाल क्या था जरा बताइए, और टेक्स्ट बुक में आइए और लिखिए। मिस्टर जेड के पास 100 शेयर है, क्या उसके बैंक अकाउंट में वो डाल सकता? आंसर इज नो। तो कहां पे, कौन सा अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? डीमैट अकाउंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे कन्वर्ट करने के लिए। और तीसरा सवाल, क्या आरबीआई कस्टडियन रहेगा? नहीं सर, आरबीआई नहीं, कस्टडियन कौन है? डिपॉजिटरी खुद है। ये जवाब लिखिएगा, एनएसडीएल सीडीएसएल विल बी द कस्टडियन ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर जेड। डन हो गया दोस्तों? मेरे साथ बोलो यस और नो। हाँ सर, मोटिवेशन बना के रखिए दोस्तों। ठीक है, 11वां क्वेश्चन आपने, 11वां क्या 12वां क्वेश्चन आपने डन कर दिया है। और इसी के साथ आप लोग टेक्स्ट बुक में भी लिखिए, तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डन? यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे भाई और बहनों, और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? मिस्टर आर होल्ड 100 शेयर ऑफ पेक्युलर कंपनी लिमिटेड इन डीमैट मोड। ठीक है सर, डीमैट मोड में है। आगे क्या? पहला सवाल, ही वांट टू ट्रांसफर 1 शेयर ईच टू हिज वाइफ, डॉटर एंड सन। कैन ही डू सो? क्या वो कर सकता है? क्या उसे ट्रांसफर करना है? एक शेयर उसकी वाइफ को, एक उसके बच्चे को, एक उसकी बेटी को। तो he can transfer 1 share each to his wife, daughter and son if they also have डीमैट अकाउंट। अगर उनके पास डीमैट अकाउंट है तो ही वो ट्रांसफर कर सकता है। तो आंसर लिखना यस, बट सब्जेक्ट टू उन तीनों के पास क्या चाहिए? डीमैट अकाउंट चाहिए। इतना लिख देना। कौन सा अकाउंट चाहिए बेटा? डीमैट अकाउंट। जम गया? इतना सिंपल था। आगे, डज ही नीड टू सबमिट DRF और DIS इफ ही वांट टू ट्रांसफर हिज शेयर? दोस्तों तो समझिए, DRF
इज अ डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म, अंडरलाइन कीजिए इसका फुल फॉर्म, डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म. द शेयर हेल्ड बाय मिस्टर आर इज ऑलरेडी इन डीमैट फॉर्म, so he has to submit DIS, that is delivery instruction slip, to transfer his share to his family. आधी जनता को तो ये पता ही नहीं था और 1 मार्क्स का सवाल आता. और सर हम लोग ऐसे ना डिपेंडेंट की तरह बोलते पीछे, तुला येतंय का, ये तुला येतंय काय, क्या है DIRF DIS, का पहली बार पढ़ा. तो DRF क्या होता है बेटा, डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म. और ऑलरेडी आर के पास तो डीमैट फॉर्म में ही शेयर थे, तो DRF भरना पड़ेगा क्या, आंसर इज नो. तो उसे ट्रांसफर करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, DIS. DIS का फॉर्म, फुल फॉर्म क्या है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. बोलो, लिख लो टेक्स्ट बुक में, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. समझा क्या राजा, यस और नो, यस सर करके डन. दूसरा सवाल हो गया, यस. तीसरा, कैन ही नॉमिनेट हिज वाइफ एज एज हिज डीमैट अकाउंट. क्या नॉमिनेट, नॉमिनेट मतलब क्या, उसको कुछ होने के बाद उस शेयर का मालिक कौन रहेगा. जैसे मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल पढ़ाते वक्त कि जैसे राकेश झुंझुनवाला जी बहुत बड़े शेयर होल्डर है, बिग बुल के नाम से जाने जाते थे, उनके डेथ के बाद उनके वाइफ के पास सारे शेयर चलेंगे. तो वैसे वाली बात है. देखो, every depositor at any time has right to nominate any person as a nominee in the event of his or her death. So Mr. R can nominate his wife. चलो सर रिवीजन करते हैं फटाफट से, और हमें एक क्वेश्चन लर्न हो गया, इसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा. तो अगर आपको पूछा एक बंदा है जिसके पास 100 शेयर है डीमैट फॉर्म में, तो ऑलरेडी बताया हुआ है. पहला सवाल, उसे वाइफ, डॉटर और सन को ट्रांसफर करने कर सकते हैं, आप बोलना यस, सब्जेक्ट उनके पास क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए. दूसरा, डीआरएफ फॉर्म बनेगा या डीआईएस, तो डीआरएफ नहीं भरेगा क्योंकि डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म ऑलरेडी वो डीमैटलाइजेशन करते वक्त भरते, इसका तो ऑलरेडी डीमैट में, तो इसलिए वो नहीं भरेगा. डीआईएस भर देगा, मतलब क्या सर, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप. ठीक है. फिर क्या वो नॉमिनेट कर सकता है, आंसर इज यस, एनी टाइम वो नॉमिनेट कर सकता है, आफ्टर द डेथ वो शेयर उनको चले जाएंगे. खत्म सर, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर के, वेरी नाइस. चलो भाई और बहन, आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे. हे ढोकलो, सर उम्मीद जगाओ, मोटिवेट रहो, सोना नहीं है, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, बहुत बड़ी लड़ाई है सर, हार नहीं सकते, है ना, बहुत उम्मीदें है. चलो सबकी उम्मीदें पूरी करेंगे, अपने खुद की पूरी करेंगे उम्मीदें सर. तीसरा सवाल, चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट खींचना है, खींच लो फटाफट से. ओके, चलो हो गया क्या बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट, यस और नो, यस सर. दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ ही हो जाएगा और टेक्स्ट बुक में आप मार्क करते रहिएगा. चलो सर, सवाल है, मिस्टर जेड विश टू ओपन डीमैट अकाउंट इन हर नेम. ठीक है, सॉरी मिसेस जेड है. ठीक है, ये जो बहन है इनको डीमैट अकाउंट ओपन करना है. ठीक है, तो पहला सवाल आपको पूछा जा रहा है 1 मार्क्स के लिए, कैन शी ओपन डीमैट टू गोइंग मुंबई ऑफिस टू एनएसडीएल. ये डायरेक्ट डिपॉजिटरी के पास जाना चाहिए क्या, नहीं सर. आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जीरोदा के पास कर लीजिए, एंजल वन के पास कर लीजिए, अपस्टॉक के पास कर लिया, वो शून्य क्या उसके पास कर. तो सर बहुत सारे डीपी के पास जाइए ना, डिपॉजिटरी के पास जाने की जरूरत नहीं आपको. तो आंसर क्या है, नो. ये जो जी बेन है, जी मैडम है, कैन नॉट ओपन डीमैट अकाउंट बाय गोइंग टू मुंबई ऑफिस ऑफ एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल जो भी है. एनएसडीएल ये क्या है, डिपॉजिटरी है. ठीक है, विच इज लाइक सेंट्रल बैंक. जैसे हम लोग क्या करते हैं, आरबीआई में अकाउंट नहीं ओपन करते हम लोग, हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, एसबीआई कमर्शियल बैंक पे ओपन करते हैं, वैसे ही तो डिपॉजिटरी ये मेन है, सेंट्रल बैंक जैसा, आरबीआई जैसा है, तो वहां पे कोई नहीं जा सकता. शी हैज टू ओपन डीमैट अकाउंट बाय विद क्या, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. डीपी के पास वो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकती है. डीपी मतलब समझा बेटा, शेर खान, जीरोदा, एंजल वन, इसे कहते हैं डीपी. ठीक है, 1 मार्क्स आपका हो गया. क्या सबको समझा है, एनएसडीएल के पास जाने की जरूरत है क्या, नहीं. कहाँ पे जाएंगी, डीपी के पास. ठीक है. इज शी रिक्वायर्ड टू पे ओपनिंग अकाउंट एंड मेंटेनेंस. इट्स मेंटेनेंस, क्या पैसा देने की जरूरत है क्या, यस. जो जेड मैडम है, हैज टू पे ओपनिंग अकाउंट एंड मेंटेनेंस फॉर अवेलिंग सर्विस ऑफ डीपी. डीपी के सर्विस लेने के लिए उन्हें उतना पैसा मेंटेनेंस फीस देना पड़ेगा, यस सर. ओके, लास्ट सवाल क्या है, ये है, डज शी हैव टू सेंड द शेयर टू रिस्पेक्टिव कंपनी फॉर डीमैटिंग. क्या कंपनी के पास शेयर भेजने की जरूरत है सर, नो. सर देखिए, आंसर इज नो. She does not have to send the share to respective company for dematting. She has to send the physical share certificate and demat requisition form in क्या बेटा, ट्रिप्लीकेट टू डीपी. अब ये क्या है सर, ये मैं आपको बताता हूँ कि उनके पास सपोज फिजिकल फॉर्म में शेयर हो गया और उन्हें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो कहाँ पे भेजना है, तो उन्होंने क्या करना है, शी हैज टू सेंड द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट एंड डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म, डीआरएफ. ये याद रखना, 1 मार्क्स के लिए सवाल बनेगा कि जब आपको फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? डीआरएफ। क्या बेटा? डीआरएफ, दैट इज डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म। और कितने में रहेगा? ट्रिप्लिकेट मोड में रहेगा। ठीक है, 3 कॉपी रहेगी उसकी, दीपू को 3 कॉपी देना है। ठीक है, चलो हो गया सर? यस। तो ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट, और आई थिंक सो और 2 क्वेश्चन बचे क्या इसके? ठीक है, क्वेश्चन बढ़ गए शायद से। हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से पढ़ने से पहले। ओके, ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट एवरीवन। चलो सर, ये क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझना, मैं आपको पहले बता देता हूं। दोस्तों, एक व्यक्ति के पास फिजिकल फॉर्म में शेयर है, ठीक है, उसे वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और उसी से रिलेटेड ये सारे सवाल बने हैं। तो आपका जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो इनडायरेक्टली उस चैप्टर का वो एसेंस आपको मिल रहा है, वो चीजें आपको समझ में आ रही है, ऑब्जेक्टिव आपके कहीं ना कहीं हो रही है, तो बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है, और आप देखिए सर, आपके जिंदगी के 100 मिनट ये आपके 6 मार्क्स कंप्लीट कर देंगे, और करीब करीब 1.5 घंटा 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाई रखिए, फुल मोटिवेशन के साथ लेक्चर देखिए दोस्तों, हर एक चीज आपकी कवर हो जाएगी, और टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठेगा। मिस्टर एल वांट टू डीमैट हिज 25 शेयर ऑफ पेक्यूलर लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पेक्यूलर कंपनी लिमिटेड बियरिंग सर्टिफिकेट नंबर 100 एंड डिस्टिंक्टिव नंबर 100 to 600। अब ये छोड़ दो, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। फिजिकल फॉर्म में उसके शेयर थे, उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। पहला सवाल आपको पूछा जा रहा है, विच फॉर्म ही इज रिक्वायर्ड टू फिल एज रिटर्न रिक्वेस्ट टू डीपी। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा डीपी के बाद? अभी अभी तो हमने पढ़ा था डीआरएफ, कुछ तो याद आ रहा है? ये देखो, मिस्टर एल हैज टू फिल डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म, डीआरएफ इतना लिखा तो भी चलेगा, एज रिटर्न रिक्वेस्ट टू डीपी। बोलो, मिस्टर एल को क्या भरना पड़ेगा? डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म, डीआरएफ, एज रिटर्न रिक्वेस्ट टू क्या बेटा? डीपी। पहले सवाल का जवाब मिला क्या? यस और नो? विच फॉर्म ही इज रिक्वायर्ड टू फिल एज अ रिटर्न रिक्वेस्ट टू डीपी? डीआरएफ। बोलो मेरे साथ, क्या? डीआरएफ फुल फॉर्म बोलो, डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म। बोलो दोस्तों, क्या? डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म। सर यहाँ पे देखो, धमाका हो गया सर, ध्यान दो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात चाहिए चल रही है सर, किसी का भी यहाँ पे दुर्लक्ष नहीं होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? यस और नो? यस। चलो दूसरा, डज ही हैव टू फील इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर? क्या है सर? ये देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप सिर्फ फोकस कीजिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फील करना पड़ेगा। अगर इफ यू करना पड़ेगा क्या? इफ यू वांट टू ट्रांसफर सेम शेयर आफ्टर डीमैटेरियलाइजेशन, एक बार उसके शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर भरना पड़ेगा। तो आंसर इज नो। आफ्टर डीमैट, इफ यू विश टू ट्रांसफर द शेयर, ही डज नॉट हैव टू फिल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। However, he will have to submit delivery instruction slip DIS to DP। ये हमने ऊपर के सवाल में पढ़ा था। 1 मार्क्स की बात है दोस्तों, जहां आपका मोटिवेशन ढीला हुआ वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, सोच के चलिए। कब कर लेंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी एक बार, अगर तुम्हारा शेयर फिजिकल फॉर्म में तो ये वाला भरिए इंस्ट्रूमेंट, क्या? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। कब? अगर शेयर फिजिकल फॉर्म में है तो, और शेयर ट्रांसफर करना है तो। लेकिन अगर शेयर ऑलरेडी डीमैट में है तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर करना पड़ता नहीं है आपको। तब क्या भरना पड़ता है? डीआईएस, क्या? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। डीआईएस, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। याद है बेटा? याद रहेगा। तो अगर एमसीक्यूज आता है कि फिजिकल फॉर्म में शेयर ट्रांसफर करना है तो क्या भरोगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। और डीमैट वाला फॉर्म ट्रांसफर करना है तो डीआईएस, क्या बेटा? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन। लास्ट सवाल बेटा, डज does he have to quote certificate number and distinctive number if he wish to transfer his share after in the demat form? क्या उसको वो शेयर के नंबर कोट करने पड़ेंगे क्या? सर आंसर इज नो। भाई सर, द सिक्योरिटी इन डीमैट फॉर्म इज फंजिबल। फंजिबल मतलब क्या? दे do not have any certificate number or restrictive number, so Mr. L does not have to quote any such a number after share converted into डीमैट फॉर्म। एक बार आपका शेयर अगर डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? फंजिबल। क्या सर? फंजिबल मतलब उसको कोई भी ऐसे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह रहेगा नहीं सर, खत्म। चलो डन हो गया बेटा ये वाला सवाल। एक बार देखिएगा, लेक्चर पीछे करके भी आप वापस सुन सकते हो। हाँ, कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? डीआरएफ, ठीक है ना? डीमैट रिक्विजिशन फॉर्म। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट सवाल, और इसी के साथ हमारा डन हो जाएगा ये चैप्टर। तो 9 10 11 12 6 7 8 में तो है ही नहीं, तो 6 से 12 बोल दो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। पहले पढ़ने से पहले आप पढ़ो, एक बार पढ़ो, स्क्रीन पॉज करके पढ़ो, फिर मैं जो बोल रहा एक्सप्लेनेशन सुनो, डन हो जाएगा करके।
चलो दोस्तों फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, जरा हम इसे देखेंगे। मिस्टर एक्स होल्ड 50 शेयर ऑफ पेक्यूलर कंपनी लिमिटेड इन डीमैट फॉर्म। तो यहाँ पे एक हिंट आपको समझा कि ऑलरेडी शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमैट फॉर्म मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। द कंपनी हैज टू डिसाइड अ डिविडेंड 5 रुपया पर शेयर एंड बोनस 1:1 टू इट्स शेयर होल्डर। तो एक शेयर के लिए वो एक शेयर दे देंगे बोनस। सवाल क्या है? हाउ विल मिस्टर एस गेट डिविडेंड? तो ये जो एस है जिसके पास 50 शेयर थे, आपको पूछा गया है 1 मार्क्स के लिए सवाल कि उसको डिविडेंड कैसे मिलेगा बताओ तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो। अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम द अकाउंट ऑफ इन्वेस्टर इज ऑटोमेटिकली क्रेडिटेड इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन। अगर कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कोई भी उनको बोनस मिला, तो डिपॉजिटरी के सिस्टम के अंडर ये जो अकाउंट है इन्वेस्टर का, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। So, Mr. S will get his dividend through depository in his bank account, which is linked with the depository. तो इसे कुछ करना नहीं पड़ेगा। How will Mr. S get his dividend? सर उसको तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। क्यों सर? क्योंकि ये सब डिपॉजिटरी करता है, डिपॉजिटरी सिस्टम। वो ऑटोमेटिकली जो कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं, मतलब डिविडेंड वगैरह मिल रहा है, डायरेक्ट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है, उसके बैंक पे आ जाता है। तो ऐसे होगा, ठीक है। विल ही गेट बोनस शेयर इन फिजिकल और डीमैट? अभी सिंपल सी बात है ना सर। सिंस मिस्टर एस होल्ड शेयर इन डीमैट फॉर्म, द बोनस शेयर also will be received in form of क्या बेटा? डीमैट, इन डीमैट फॉर्म, एंड विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड टू हिज डीमैट अकाउंट। सिंपल सी बात है। ये एक मार्क्स तो एकदम सिंपल है, अगर आप डरो ना तो। और सर डर रहे थे क्योंकि चैप्टर किया नहीं, केस स्टडी कब करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है। 1-2 घंटा मेरे साथ बैठो, सब खत्म हो जाता सर। अभी तो कितना टाइम बाकी है? यस सर। लास्ट क्वेश्चन। Who is entitled? अधिकारी। Who is entitled to dividend and bonus? Mr. S और the depository? किसको मिलेगा डिविडेंड? मिस्टर एस को या इस एनएसडीएल डिपॉजिटरी को? मिस्टर एस इज द बेनिफिशियल ओनर एंड हिंस ही इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड। जिसके जिसके शेयर है उसको ही मिलेगा, उसको क्या को मिलेगा? डिपॉजिटरी को। खत्म। कितना कॉमन सेंस था सर, एक बार पढ़ो, लेकिन छोड़ के जाओगे तो लिखते नहीं आएगा। 3 में से 6 मार्क्स चाहिए मेरे को। बताओ कैसे डिविडेंड मिलेगा? डायरेक्टली, क्योंकि लिंक होता है तो डायरेक्ट क्रेडिट होता है जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है। क्या बोनस शेयर फिजिकल या डीमैट? डीमैट में तो डीमैट में ही मिलेगा। कौन इंटाइटल होगा डिविडेंड? मिस्टर एस की डिपॉजिटरी। इंटाइटल मतलब अधिकारी, मिस्टर एस है क्योंकि वही ओनर था। दैट्स ऑल। मालिक, भाई और बहनों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कब से चिल्ला रहा हूँ? फायदा हो रहा है क्या? कर रहे हो ना दोस्तों? आपके लिए सारी मेहनत है और आप डिजर्व करते हो। आप लोग अच्छे मार्क्स डिजर्व करते हो अगर आपने पढ़ लिया तो। सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ाई हो नहीं रही थी। बैठना पड़ेगा एक जगह चिपक के, करना पड़ेगा। उसके सिवा थोड़ी ना बातें होगी सर। चलो हम लोगों ने दोस्तों क्या कंप्लीट कर लिए है। अब मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों कि चैप्टर नंबर, अब देखो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। चैप्टर नंबर 6 से तो कोई आने नहीं वाला, ठीक है। 7 से कोई आने नहीं वाला, 8 से कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है नहीं। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, दोस्तों इतने चैप्टर हमारे हो चुके हैं। हाँ सर, हो चुके हैं। अब कितना पेशेंस हमें रखना है, बस आपको इन 5 चैप्टर के ये गिन चुन के 10-12 क्वेश्चन और कर लेने हैं, और इसी के साथ आप लोगों का ये वन शॉट वीडियो खत्म हो जाएगा। इफ यू वांट कि ब्रेक लेना आप लोग, मैं रुकने वाला नहीं हूं दोस्तों। मेरी गाड़ी तो चलती रहेगी क्योंकि आपके लिए मेहनत करनी है और बहुत करनी है। क्योंकि मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि आप बहुत अच्छे से करोगे अगर आपको भी प्रॉपर गाइड करेगा तो क्या मैं चैप्टर नंबर 5 पे जाऊं क्या इसी के साथ? यस और नो? मुझे तो लग रहा था सर ये जो लेक्चर है रिमेनिंग वो मैं आपको पार्ट 2 में दूं, लेकिन नहीं सर, पार्ट 2 मिलता नहीं बाद में, फिर है ना, पार्ट 2 देखना होता नहीं, और मैंने छोड़ दिया तो तुम तो छोड़ ही दोगे। तो सर इसी के साथ हम लोग चौथा 5वां चैप्टर करेंगे, और सर 5वें के बाद तीसरा, फिर चौथा, तीसरा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, डन सर, खत्म। सोचेंगे करेंगे नहीं, करना चालू करो, अपने आप हो जाएगा। सोच सोच के तो हम जनवरी भी खत्म कर देंगे सर, होगा नहीं लेकिन, है ना। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है? हाँ, मेहनत समझ में आ रही है? तो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपके दोस्तों के साथ शेयर, जितने भी ग्रुप है डेफिनेटली कर दीजिए। अब बात सबके पढ़ाई की है, इंडिविजुअल क्लास कोई चीज मायने नहीं रखता। आपको बेनिफिट हो रहा है, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना। यस सर। मेरे भाई और बहनों, चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट के पास आएंगे हम। डिपॉजिट क्या होता है जरा बताओ सर? डिपॉजिट में ना हमको पता है डिपॉजिटर कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। मिनिमम हम 6 महीने के लिए डिपॉजिट के पैसे कंपनी ले सकती है। मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए, ये जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम 36 मंथ्स के लिए
हम लोग कंपनी से पैसे ले सकते हैं, हम लोग डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, है ना? हम दो चीजें होती है, एक सर्कुलर और एक एडवर्टीजमेंट। बताओ सर्कुलर कब इशू किया जाता है दोस्तों? सर्कुलर दोस्तों तब इशू किया जाता है जब कंपनी डिपॉजिट के पैसे अपने मेंबर्स से लेती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए लिख लो। दो चीजें इशू होती है, एक सर्कुलर और एक एडवर्टीजमेंट। लिख लो बेटा, बोनस सही है केस स्टडी में। सर्कुलर कब इशू होता है? जब मेंबर्स से पैसे लिए जाते हैं, मेंबर्स, रिलेटिव वगैरह। एडवर्टीजमेंट कब करते हैं? जब पब्लिक से डिपॉजिट इशू होता है। सर्कुलर का मोड क्या है? आप स्पीड पोस्ट कर दो, ईमेल कर दो, चलेगा। लेकिन एडवर्टीजमेंट का मोड क्या है? एक जो एकदम फेमस न्यूज़पेपर है उसमें ऐड देना होता है। साथ में ही दोस्तों आपको वर्नाक्युलर लैंग्वेज, मतलब जो वहां की लोकल लैंग्वेज है जहां पे आपका रजिस्टर ऑफिस है कंपनी का, उधर भी आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा खासा चैप्टर है, इसके छोटे से सवाल है वो हम कर लेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, चलो फटाफट से। ओके, तो ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट? यस और नो? यस सर। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मैं पहले आपको बता दूं कि आपको पब्लिक कंपनी के बारे में, मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि आप लोग किससे डिपॉजिट, अगर पब्लिक कंपनी है, इलिजिबल पब्लिक कंपनी, तो मेंबर से भी पैसा ले सकते हो और पब्लिक से भी ले सकते हो, लेकिन एलिजिबल पब्लिक कंपनी होना बहुत जरूरी है। वन ऑफ द कंडीशन हमने देखा था एलिजिबल कब होगा, उनका नेटवर्थ और टर्नओवर, दोनों बातें हमने पढ़ी थी। और नेटवर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको देखो, पहला सवाल जो दिया हुआ है, लेक्चर जरूर देखना, मेरा रिवीजन। कैन, ये देखो, एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है सर, जैसे पब्लिक डिपॉजिट आया तो समझ जाना चाहिए चैप्टर नंबर 5 का ये सवाल है। ठीक है, कौन से चैप्टर का दोस्तों? चैप्टर नंबर 5 से ये सवाल आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, एप्पल कंपनी लिमिटेड प्लान टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। इट नेटवर्थ, नेटवर्क कितना दिया है? 10 करोड़, और इधर ही आपका आधा बात तो खत्म हो जाता है। कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? आंसर इज यस, द कंपनी बीइंग एलिजिबल पब्लिक कंपनी, क्योंकि नेटवर्थ उस क्राइटेरिया को उन्होंने पास कर दिया है। कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, अभी आगे का आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उन्होंने पूछा था कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, तो लिखना आंसर इज यस, दे कैन। दूसरा सवाल, कैन दे कैन दे एक्सेप्ट डिपॉजिट विथ मैच्योरिटी आफ्टर 4 ईयर? नहीं सर, 4 ईयर मतलब कितने महीने हो जाएंगे सर? 48 मंथ हो जाएंगे। हमने तो कहा कि मैक्सिमम कितने मंथ के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट होती है? 36 मंथ्स। 36 मतलब क्या? 3 साल। तो आप लोग उतने ही पीरियड के लिए लोगों से डिपॉजिट ले सकते हो जितना लॉ ने अलाउ किया, और मैक्सिमम कितना है बेटा? 3 ईयर्स, मतलब 36 मंथ। तो यहाँ पे देखो गेम क्या हुआ, उन्होंने ईयर में पूछा, तो बच्चे यस लिख के आएंगे, तो आंसर इज नो, 4 ईयर के लिए वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते, नो। एज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड इज 36 मंथ्स, मतलब कि 3 साल। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट विच मैच्योर आफ्टर 4 ईयर, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सिंपल था दोस्तों। देखो ये सवाल तो बहुत आसान हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर करके। दूसरा, एप्पल कंपनी लिमिटेड शुड इशू डिपॉजिट रिसीट। अच्छा ये था, विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीट? तो पहले समझ लो दोस्तों, 21 डेज है आंसर, लेकिन समझ लो ये है क्या, क्योंकि वो समझना भी तो जरूरी है। जब हम शेयर लेते हैं तो शेयर पे कंपनी क्या इशू करती है? शेयर सर्टिफिकेट। क्या इशू करती है बेटा? शेयर सर्टिफिकेट। वो प्रूफ होता है ना कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो। वैसे ही अगर आपने डिपॉजिट लिया है लोगों से, डिपॉजिट, तो उसका प्रूफ के तौर पे हम क्या देते हैं? डीआर देते हैं। डीआर मतलब डिपॉजिट रिसीट। बोलो डीआर मतलब क्या बेटा? डिपॉजिट रिसीट। कितने दिनों के अंदर देना है? विद इन 21 डेज। एप्पल कंपनी लिमिटेड शुड इशू डिपॉजिट रिसीट टू द डिपॉजिटर विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ डिपॉजिट मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। जिस दिन डिपॉजिट मनी मिला उससे 21 डे के अंदर हमें डीआर मतलब डिपॉजिट रिसिट इशू करना है। क्या ये 3 सवाल मेरे साथ लर्न हुए क्या आपके? बोलो यस और नो, हाँ या ना। सर बताओ, क्या इसका नेटवर्क का कंडीशन इसने सेटिस्फाई किया? यस। तो पब्लिक, एलिजिबल पब्लिक कंपनी, हाँ, तो एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, आंसर इज यस, डिपॉजिट के तौर पे। 4 साल नहीं, मैक्सिमम 36 मंथ। और कितने दिनों के अंदर, व्हाट टाइम पीरियड शुड कंपनी डिपॉजिट रिसिट इशू करेगी डिपॉजिटर को? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट, वो अमाउंट आने से कितने, 21 दिन में उन्होंने दे देना चाहिए। डन सर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो स्क्रीन। चलो दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस और नो? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लियरली आपको कह दिया गया है क्या, कि एबीसी लिमिटेड, ये जो एबीसी कंपनी लिमिटेड है, ये इलिजिबल पब्लिक कंपनी है। दोस्तों मैं आपको कह दूं, जब इलिजिबल पब्लिक कंपनी नाम आएगा तो याद रखना वो कंपनी डिपॉजिट
पब्लिक से भी एक्सेप्ट कर सकती है और मेंबर से भी। मैं क्या बता रहा हूं, इलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है और मेंबर से भी। ये दिमाग में घुसा क्या? यस। और पब्लिक कंपनी रहा तो सर, इलिजिबल पब्लिक कंपनी नहीं है तो सिर्फ पब्लिक है, तो क्या वो सिर्फ मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। समझ में आ रहा है क्या? दो लोगों से हम पैसा ले सकते हैं, एक मेंबर और एक पब्लिक। जैसे प्राइवेट कंपनी, ये समझो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, प्राइवेट कंपनी सिर्फ और सिर्फ मेंबर से ही डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ये रूल है, लिख लीजिए। ट्रू और फॉल्स में है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में, अगर टेक्स्ट बुक निकाल के बैठे हो तो ट्रू और फॉल्स में है कि प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम क्या? फ्रॉम पब्लिक। तो आंसर इज फॉल्स। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। तो दोस्तों वैसे ही आपका सवाल है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी दोनों से कर सकती, ठीक है। तो उन्होंने सवाल पूछा है, कैन कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम? यस दोस्तों, एक रूल है, टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़िए, आपको समझेगा। जॉइंट नेम पे डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है, आंसर इज यस। लेकिन मैक्सिमम कितने जॉइंट नेम होने चाहिए? मतलब 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ऐसी वाली बात है। यस, कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम ऑफ डिपॉजिटर बट नॉट मोर देन 3 नेम्स। मैक्सिमम 3 नाम ही चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए करके उससे, ठीक है। ओके, दूसरा सवाल, कैन कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर? अभी तो आपने बोला सर एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी ले सकती है, हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो कहा मेंबर से भी ले सकते हैं। तो आंसर इज यस, एबीसी कंपनी लिमिटेड बीइंग अ एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर। बस इतना ही लिखो, आगे का नहीं लिखा तो भी चल। ओके, तीसरा सवाल, कैन कंपनी इश्यू सिक्योर डिपॉजिट? तो यस सर, कंपनी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों डिपॉजिट इश्यू कर सकती है। लेकिन इस एक मार्क्स के सवाल में दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा, ध्यान से सुनिएगा। सिक्योर डिपॉजिट अगर इशू किया तो कंपनी को चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? चार्ज। यस, कंपनी कैन इशू सिक्योर डिपॉजिट और एबीसी कंपनी, जो भी कंपनी है सर, पब्लिक कंपनी, अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रही तो उसे क्या करना पड़ेगा? चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। कौन से असेट पे? टेंजिबल। टेंजिबल समझते हैं ना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो ये आंसर आता है। चार्ज कितने दिन के अंदर करना है? 30 दिन के अंदर। चलो बोलो मेरे दोस्तों, समझ लो, इसी से साथ मेरे साथ लर्न कर लो। क्या पब्लिक इलिजिबल पब्लिक कंपनी सिक्योर डिपॉजिट दे सकती? यस, दे सकती है। लेकिन सिक्योर डिपॉजिट इशू करने के बाद क्या क्रिएट करना है? चार्ज क्रिएट करना है। कितने दिनों के अंदर? विद इन 30 डेज। याद रखो, चार्ज कितने दिनों के अंदर? चार्ज मतलब गिरवी रखना, है ना। सिक्योर तो उसे तो कहेंगे कि लोगों ने पैसा दिया और बदले में हमसे कुछ गिरवी रखवा लिया। तो चार्ज क्रिएट होता है टेंजिबल असेट, मतलब बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, उस पर वो गिरवी रखा जाएगा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा आपके सामने। एप्पल कंपनी लिमिटेड इज एलिजिबल पब्लिक कंपनी, अगेन वही नाम दिया आपको। प्लान टू रेज सिक्योर डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। प्लीज एडवाइस बोर्ड ऑन द फॉलोइंग। तो आपको दो चीजें पता चलेगी कि वो एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, सिक्योर डिपॉजिट उठाना है, और उनको कुछ तो सजेशन चाहिए। तो बोले एडवाइस करो, ठीक है सर, कर देंगे। डस कंपनी नीड टू गेट शेयर होल्डर अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट? बताओ सर, अगर वो कंपनी है और कंपनी को लोगों से डिपॉजिट लेनी है तो शेयर होल्डर का अप्रूवल लगेगा क्या? तो देखो आंसर इज यस, एप्पल कंपनी लिमिटेड नीड टू गेट शेयर होल्डर का अप्रूवल फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कंपनी होल्ड जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर टू सीक देयर अप्रूवल। सिंपल सी बात है, एकदम आराम से पढ़िएगा कि कोई भी कंपनी को डिपॉजिट अगर एक्सेप्ट करना है, एलिजिबल पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, यहाँ पे जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन दिया है, तो क्या शेयर होल्डर को अप्रूवल लेना पड़ेगा? हाँ, लेना पड़ेगा, और एनुअल जनरल जो जनरल मीटिंग है वो बुला के लीजिए करके, ठीक है सर, 1 मार्क्स हो गया। डस कंपनी हैव अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी? क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा? तो दूसरा सवाल का आंसर है नो, कंपनी डज नॉट नीड टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी। क्यों सर? However, when issuing secure deposit, eligible company and public company have to appoint one or more deposit trustee। देखो क्या बोला है सर उन्होंने, सवाल देखना। इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ढोक लो, टेक्स्ट बुक है ना, वहां पे अंडरलाइन करो, डिबेंचर वर्ड यूज किया है। हम तो दिमाग बंद करके ना पढ़ रहे, तो डिबेंचर वर्ड दिखा ही नहीं। डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करेंगे ना, चैप्टर क्या चल रहा है? डिपॉजिट का, तो ये चलेगा, ये थोड़ी करना पड़ेगा। और क्वेश्चन देखो क्या था, डिबेंचर ट्रस्टी है, समझो, इसीलिए आपका आंसर क्या आया? नो, करने की जरूरत नहीं है करके। समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर करके। डस कंपनी हैव टू अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी? नो सर, कंपनी, no, company does not need to appoint debenture trustee. However, when issuing secure deposit, eligible public company and public company have to appoint one or more, क्या अपॉइंट करने पड़ेंगे? डिपॉजिट ट्रस्टी। द ट्रस्ट टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। ये क्यों होते हैं पता है डिपॉजिट ट्रस्टी बेटा? क्योंकि जो डिपॉजिटर है वो स्मॉल अमाउंट रखते हैं, बहुत छोटे लोग होते हैं वो,
तो उनका ट्रस्ट नहीं हिलना चाहिए, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग ये वाला डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, डिपॉजिट ट्रस्टी नॉट डिबेंचर ट्रस्टी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी क्रिएट चार्ज ऑन इट असेट? अभी अभी आपने पढ़ा है, बोलो कितने दिनों के अंदर चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा? विद इन 30 days, yes sir. The company has to create charge on its tangible asset within 30 days of acceptance of deposit. The charge is created an amount not less than amount of deposit. जितना डिपॉजिट लिया उससे कम चार्ज होना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात थी सर, बार बार ये चीजें रिपीट हो रही है आपके सामने, कोई दिक्कत सर? नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी डन हो जाएगा, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे सर 1 मिनट का। ओके, और फिर आगे ही चैप्टर करेंगे। 2 घंटा तो सर टारगेट है, के कम तो होना ही नहीं, और एक साथ खत्म करने, वन शॉट डन कर देने सारी चीजें। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। चलो सर, सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट। अच्छा सर, एक कंपनी है, लेकिन कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। यहाँ पे पढ़िएगा दोस्तों, कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। आईएमपी इस चैप्टर से आता है केस स्टडी। सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वांट टू रेज फंड थ्रू डिपॉजिट। पहला, कैन द कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? तो दोस्तों जैसे आपने प्राइवेट पढ़ा यहाँ पे वर्ड, तो आपको समझना चाहिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नो, सन प्राइवेट लिमिटेड बीइंग अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, डायरेक्टर एंड रिलेटिव। उनसे वो ले सकते हैं, मेंबर से, डायरेक्टर से, रिलेटिव से, लेकिन वो पब्लिक से कैपिटल नहीं रेज कर सकते। ठीक है, दूसरा सवाल, विच डॉक्यूमेंट शुड कंपनी इशू टू इनवॉइड डिपॉजिट? बोलो, तो मैंने आपको बताया था सर्कुलर की एडवर्टीजमेंट। अगर मेंबर्स से वो ले रहे पैसा तो कंपनी शुड इशू सर्कुलर। समझा क्या बेटा? टू इनवाइट डिपॉजिट, समझा ना लॉजिक? समझा? एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, अपने ही लोग भी सर्कुलर दे दो। ठीक है, लास्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच दे कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट? दोस्तों 3 मार्क्स का सवाल आता है, 3 मार्क्स, कितना सिंपल, एक बार पढ़ो, सिर्फ आप मोटिवेट होके पढ़ो, है ना सर? द कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट मैक्सिमम 36 मंथ्स। डन हो गया सर, डन। इतनी बातें आपने पढ़ी कि आपको अब टेंशन होना ही नहीं है सर। हो गया हमारा चैप्टर नंबर 5 के ये 4 क्वेश्चन डन। दोस्तों बहुत ज्यादा हमारा बेनिफिट हो रहा है, बस कुछ 4 चैप्टर बाकी, कुछ चंद मिनटों की कहानी है, फिर आप बोलोगे प्राउडली सर का एक लेक्चर देख लो, 6 में से 6 मार्क्स लेके आओ सर। नो वरी एट ऑल, हम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं और 2 घंटे में होना अलग ही खुशी है। यस और नो दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट आपने आई होप पहले ले लिया होगा। अब हम क्या करने वाले, डिबेंचर पे जाएंगे। उसके कितने क्वेश्चन है डिबेंचर के? 3 क्वेश्चन, उतने करेंगे। फिर शेयर्स पे 5 है, लेकिन बहुत सिंपल है। फिर सेकेंड चैप्टर पे 3 और 2, मतलब ये तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था। तो इतना हो गया तो खत्म। पेशेंस रखिए और सर लड़ते रहिए। जिसने छोड़ा नहीं सर, मतलब मेहनत छोड़ी नहीं, वो आराम से जीत जाएगा। और मैं बहुत बता रहा हूँ सर, बहुत ही सिंपल है। आपने अभी तक जितना लेक्चर किया है, टेक्स्ट बुक अगर फॉलो की होगी तो आपको दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, यस और नो? यस सर, डिबेंचर के 3 क्वेश्चन करने हमें। ठीक है, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, डन दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों। सिंपल सा सवाल है, चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर से, चैप्टर नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब तक, अब यहाँ पे यहाँ तक आ चुके हो तो आगे की चीज भी हो ही जाएगी। चलो इशू ऑफ डिबेंचर पे हम बात करते हैं दोस्तों। पहले तो आपको बता दो, क्या कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंट करना पड़ता है अगर कंपनी मोर देन 500 पीपल्स है? ठीक है, डिबेंचर, अच्छा डिबेंचर क्या होता है बताओ तो? सर डिबेंचर लाइक जैसे शेयर होल्डर कैसे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते थे शेयर खरीद के, वैसे ही डिबेंचर होल्डर भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मेंबरशिप नहीं चाहिए। वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। कौन होते हैं बेटा? क्रेडिटर। तो डिबेंचर का मतलब समझो पहले। डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं? क्रेडिटर। और इन्हें बदले में जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड मिलता है कि इंटरेस्ट? वेरी गुड, इन्हें जो रिटर्न मिलता है उसे कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? इंटरेस्ट। तो ये समझा? यस सर। अब समझो कि इन्होंने क्या कहा है, पहले तो देख लो। पहला सवाल मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से करवा के देता हूं। रोज लिमिटेड कंपनी proposed to issue debenture to the public to raise fund. After discussion with the board of director, they have to decide। उन्होंने कौन से डिबेंचर इशू करने को डिसाइड किया? देखो, उन्हें सिक्योर डिबेंचर इशू करना है, रिडीमेबल डिबेंचर इशू करना है, नॉन कन्वर्टेबल इशू करना है, विद द टेन्योर ऑफ 10 ईयर, 10 साल के लिए उन्हें इशू करना है। प्लीज एडवाइस बोर्ड ऑन द फॉलोइंग मैटर। बहुत सिंपल से सवाल है बेटा, 1-1 मार्क्स के। पहला सवाल है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा रहेगा चैप्टर तो ध्यान से समझिएगा, कि शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी? क्या कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है? अच्छा आपको नहीं पता तो ध्यान से यहाँ पे सुनिए, पढ़ लीजिए, ध्यान में आ जाएगा चीज। Yes, company should appoint debenture trustee. This is because if company issue prospectus
और इनवाइट मोर देन 500 पीपल, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया या 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट किया, इधर पब्लिक या मेंबर, कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर डिबेंचर ट्रस्टी, तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ वापस बोलो और लर्न करो। अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा है या 500 से ज्यादा मेंबर को वो इनवाइट कर रहा है, मेंबर या पब्लिक जो भी है, तो कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, वन और मोर। ठीक है। दूसरा सवाल, शुड कंपनी क्रिएट चार्ज ऑन असेट? यस, अगर सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो गिरवी कुछ तो रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा उनको। यस, देखो दोस्तों क्या है। ओके, यस, सिंस द कंपनी इशूइंग सिक्योर डिबेंचर इट शुड क्रिएट चार्ज ऑन असेट। एक मार्क्स डन हो गया, तो 2 मार्क्स खत्म तुम्हारे। यस और नो? यस। कैन टेन्योर ऑफ डिबेंचर लेस देन 10 ईयर? क्या कोई डिबेंचर का टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, क्या कोई भी डिबेंचर 10 साल से कम टाइम पीरियड के लिए हम इशू कर सकते हैं क्या? ये आपका सवाल है। तो यस सर, यस, द टेन्योर ऑफ डिबेंचर कैन बी लेस देन 10 ईयर, ऑल सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो ये अंडरलाइन कीजिए बेटा, सारे के सारे जो सिक्योर डिबेंचर होता है, सिक्योर मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी है, कितने दिनों के अंदर रिडीम करना पड़ेगा? 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर, करेक्ट। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ रहे हो। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। डन डना डन, हाँ या ना? चलो बताओ तो भाई, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट कब करना पड़ेगा? जब उन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, 500 से ज्यादा मेंबर या क्या बेटा इनको बुलाया हुआ है, क्या करके मेंबर या तो आपके जो पब्लिक है, उसके बाद चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। यस, चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा सिक्योर डिबेंचर, और 10 साल के कम भी हम इशू कर सकते हैं करके, रिडीम कर सकते हैं। रिडीम का मतलब क्या सर? पैसा वापस करना। रिडीम का मतलब पैसा वापस करना, अगर किसी को ना पता हो तो। रिडीम का मतलब पैसा वापस करना। यस। दूसरा सवाल दोस्तों बहुत ही सिंपल सा सवाल है, जरा स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा फटाफट से। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट? यस और नो? यस सर करके। चलो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 1 मिनट में हो जाएगा अपना ये सवाल। देखो दोस्तों, क्या कहा है, एक वॉयलेट लिमिटेड कंपनी का नाम है, वो प्लान कर रही है कि 10 करोड़ रुपया इशू ऑफ डिबेंचर, याद रखना ये यहां से आपको समझ जाएगा कौन से चैप्टर से आया। डिबेंचर इशू करके वो पैसा रेस करना चाहते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज सम क्वेरी, उन्हें कुछ सवाल है। पहला सवाल, कैन कंपनी इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर? तो आंसर इज यस सर। कोई जैसे डिपॉजिट था ना, वैसे ये भी दोस्तों, कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है, तो यस, कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी इशू कर सकती है। डन हो गया। दूसरा, कैन दे इशू इरिडीमेबल डिबेंचर? देखो इरिडीमेबल का मतलब समझ, इरिडीमेबल का मतलब लोगों से पैसा तो लेंगे लेकिन उन्हें वापस नहीं करेंगे। अब बोलोगे ये कैसे बात हुई सर, तो पैसा क्यों देंगे लोग? बेटा कब तक वापस नहीं करेंगे? जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती, बंद नहीं होती। हम कहेंगे तुम आज पैसा दे दो, कंपनी बंद होने के बाद तुम्हें पैसा वापस करेंगे, बंद होने के बाद, लेकिन जब तक चालू है तब तक रिडीम करेंगे नहीं। उसे इरिडीमेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिडीमेबल। तो सवाल क्या है, कैन कंपनी इशू इरिडीमेबल डिबेंचर? आंसर इज नो, कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल डिबेंचर, दिस इज बिकॉज ऑल डिबेंचर आर रिडीमेबल या हाउ टू बी का बेटा रिपेड। रिडीमेबल मतलब पैसा लेना है तो रिपे करना पड़ेगा। ये समझा क्या? तो बताओ, कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। बोलो बेटा, कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। लास्ट, as the company offering debenture to its member, can such a debenture have normal voting right? तो आंसर इज नो सर, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट होता नहीं, मेंबर को दो या पब्लिक को दो। नो, कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर विद वोटिंग राइट, हिंस डिबेंचर ऑफर टू मेंबर कैन नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। खत्म हो गया सर, समझा आपको? क्या कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकती है? यस। क्या कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर? नो। इरिडीमेबल मतलब क्या? पैसा पे ही नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते, रिडीमेबल ही देंगे। यस, तो इरिडीमेबल नहीं दे सकते। और क्या वोटिंग राइट मिलेगा? आंसर इज नो। खत्म हो गया दोस्तों। आपके सामने सवाल आ रहा है तीसरा, और इसी के साथ टेंशन खत्म हो जाएगा। ना पढ़िए फटाफट से, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, ले ले बेटा स्क्रीनशॉट। चलो यहाँ पे ध्यान दो, बहुत सिंपल से 3 सवाल है, अगेन 1 से 2 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। डिबेंचर से रिलेटेड सवाल है, तो मैं आपको पहले ये पढ़ा के समझा देता हूँ। टेक्स्ट बुक में आइए, एक साथ वो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के 6 मार्क्स डन हो गए और बहुत ज्यादा वैल्यूबल ये 6 गारंटी के साथ मिल रहे हैं सर। ले लीजिए। DS's फाइनेंशियल प्लान टू रेस 10 करोड़ बाय इशूइंग सिक्योर डिबेंचर। उनका प्लान क्या है, कितने करोड़ इशू करना है? 10 करोड़ रुपया मार्केट से उन्हें लेना है। क्या इशू करके? डिबेंचर इशू करके। ठीक है, सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करके 10 करोड़ लेना है। हाउएवर सेक्योर्ड एंड नॉन कन्वर्टेबल। हाउएवर एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या बेटा? दो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और एक होता है AOA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी को इन सबको फॉलो करना पड़ता है, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मानना पड़ता है, उसके बिना चीजें चलती नहीं।
तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या बताया हुआ है, हाउएवर एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अथॉरिटी ओनली टू रेस 5 करोड़। समझा? तो उनके डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है कंपनी के, वो 5 करोड़ इशू मतलब 5 करोड़ रुपया ले सकते हैं। दे आर ऑल्सो कंसिडर वेदर टू गो फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट और मेकिंग पब्लिक ऑफर, प्लीज एडवाइस ऑन द फॉलोइंग। तो बताओ, इनको नीचे दिए गए मुद्दों पे बताओ, एक एक मार्क्स के 3 सवाल है। पहला, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डिबेंचर टू बी इशू। देखो टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, कौन सा डिबेंचर इशू कर रहे थे, स्टार्टिंग में बोला था सिक्योर्ड डिबेंचर। देखो बेटा, कौन सा डिबेंचर, सिक्योर्ड एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो कितने पीरियड तक वो टेन्योर क्या रहेगा, टाइम पीरियड। तो आंसर इज द कंपनी कैन इशू डिबेंचर फॉर मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 10 ईयर, 10 साल। व्हाई? बिकॉज ऑल सिक्योर्ड डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। याद रखना, बार बार बोल रहा हूं कि अगर कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर दिया है तो 10 साल के अंदर उसे रिडीम करना ही पड़ेगा, रीपे करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम टेन्योर कितना हो गया, 10 साल। दूसरा, इज द प्रपोज इशू विद इन द बोरिंग पावर ऑफ द बोर्ड। क्या वो 10 करोड़ लेना चाहते हैं, वो उनके लिमिट में है क्या, पावर में है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि बोरिंग पावर तो कितना दिया है, 5 करोड़। नो, एज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज द बोर्ड टू रेज कैपिटल ओनली अप टू कितना करोड़ बेटा, 5 करोड़। द प्रपोज इशू इज नॉट विद इन द बोरिंग पावर। कितना सिंपल था सर, आप सिर्फ समझिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आप लिख सकते हो। बच्चे डायरेक्ट छोड़ के आते हैं, बोले तो वाचलंच नाही, खूप अवघड असतं केस स्टडी एसपीचं। काय अवघड नसतं, इजी है कि नहीं? यस नो बेटा, यस। तो याद रखना कि कितना सिंपल सा सवाल था, लिमिट से बाहर है। यस सर, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑथोराइज्ड। ओके, विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट। देखो शेयर सर्टिफिकेट देखा हमने, डिपॉजिटरी रिसीट देखा, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट कब तक इशू करना है? द कंपनी हैज टू इशू डिबेंचर सर्टिफिकेट विद इन 6 मंथ्स। कितने महीने के अंदर, 6 मंथ्स फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ व्हाट बेटा, डिबेंचर। ओके, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। क्या तीनों सवाल हो गए, हाँ या ना? बताओ जरा, रिवीजन करा के दो बेटा। डिबेंचर, सिक्योर डिबेंचर मैक्सिमम टेन्योर क्या होगा, बोलो एवरीबडी, 10 ईयर्स, उसके अंदर रिडीम करना पड़ेगा। क्या ये 5 लाख एओए ने बोला है, वो 10 लाख ले रहे हैं, क्या ऑथोराइज है क्या? आंसर इज प्रपोज विद इन द बोरिंग पावर है क्या? नो सर, विद इन बोरिंग पावर नहीं है। डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने महीने के अंदर देना है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्या बेटा, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। दैट्स ऑल, डन हो गया सर, यस और नो? यस। कोई टेक्स्ट बुक का सवाल नहीं सर, ये एक्स्ट्रा सवाल है, नहीं करने के, ऑलरेडी ये बहुत सारे हो रहे हैं, इसमें से ही आएगा। तो चैप्टर नंबर 4 इज डन। चैप्टर नंबर 4 इज ऑल्सो डन सर। खुशियां मनाइए, झूमिए, नाचिए सर, मेहनत करोगे। जो बच्चा डटा है, अभी भी देख रहा है लेक्चर, किसको लगता है कि इतना बड़ा लेक्चर देखे? नहीं ना सर, इच्छा थोड़ी ना है, मजा थोड़ी आ रहा है इतना बड़ा लेक्चर देखने में, लेकिन जो मिल रहा है हमें जो मेहनत हो रही है हमारी, फायदा तो हो रहा है कि नहीं? और 2 घंटे में जो चीज हो सकती है, सर पिछले 2 महीने से क्या कर रहे हैं, अरे 6-8 महीने से क्या कर रहे हैं? जम रहा है क्या? यस और नो? सेल्फ स्टडी में बहुत ताकत है दोस्तों, और मेरे साथ कंप्लीट हो रहा है। इशू ऑफ शेयर पे आएंगे, बहुत सिंपल से सवाल है इसके, बिल्कुल ही सिंपल, भले 5 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन और थोड़ा पेशेंस रखिए। तीसरा चैप्टर डन, फिर दूसरे और पहले में तो सर है ही कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा, तो मैंने ऑलरेडी पहले भी करवा दिया आपको, उसके वीडियो तो मिल भी जाएगा आपको, लेकिन पेशेंस रखिए। चैप्टर नंबर 3 भी हम अभी करेंगे और खत्म करेंगे कहानी को करके। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आ जाते हैं हम लोग इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन करने। तो बिना समय गवाइए सर, बिगुल बजना चाहिए, यहाँ पे ध्यान दो, जो इधर उधर भटक चुके हैं, एवरीवन यस सर करके। तो मजे ले लो सर, हमारे भी दिन आएंगे। यस सर, ये मैंने डिस्कस भी किए थे। आप टेक्स्ट बुक आइए, यहाँ पे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, टेक्स्ट बुक पे आइए। मैंने आपको कहा था बहुत सिंपल सा सवाल है, टेक्स्ट बुक में आप फॉलो कीजिए। एक कंपनी है ईवीजेड लिमिटेड करके, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसको 1 लाख, नंबर है बेटा ये, रुपीज नहीं है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना है, जिसका फेस वैल्यू कितना है, शायद से 10 रुपए है शायद से, ठीक है। ईच द कंपनी हैज टू ऑफर पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर, एंड आउट ऑफ दिस पब्लिक सब्सक्राइब 30,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। उन्होंने देखो, अभी उनका मैक्सिमम लिमिट कितना बेटा ऑथोराइज, कितने शेयर को इशू कर सकते, 1 लाख। उन्होंने पब्लिक को कितना ऑफर किया, 40,000 ऑफर, मतलब इशू इशू शेयर 40,000 है। और कितना सब्सक्राइब हुआ, 30,000 सब्सक्राइब हुआ। इसमें मैंने लेक्चर ऑलरेडी पहले बनाया था, लेकिन वन शॉट में वापस बता दे। सवाल क्या पूछा, ऑथोराइज कैपिटल कितना है। देखो लास्ट में पढ़ना, स्टेट फॉलोइंग इन इक्विटी शेयर, स्टेट इन द फॉलोइंग इन ऑथोराइज कैपिटल कितना रहेगा। तो ऑथोराइज कैपिटल कितना होगा बोलो तो, रुपीज में अगर देखा जाए तो 1 लाख शेयर थे, इंटू 10 रुपए का एक शेयर, तो 1 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए का ऑथोराइज शेयर कैपिटल।
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया? 30,000। तो नंबर मत लिखना, 30,000 इंटू 10 तो कितना सब्सक्राइब हो जाएगा? 3 लाख। लास्ट देखो, इश्यूड कैपिटल कितना इश्यू किया था? 40,000। तो 40,000 इंटू 10 कितना हो गया सर? 4 लाख। खत्म हो गया, 3 में से 3 मार्क्स मिल गए। इतना सिंपल सवाल है सर, लिख लीजिए। बहुत बच्चे क्या करते, 1 लाख, 30,000, 40,000 ये अमाउंट लिख के आते, गलत है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है रुपीज से, इसीलिए लेक्चर यूजफुल। समझा? सिंपल, एक बार देख लीजिए, आपके 3 में से 3 मार्क्स डन। लिख लीजिए टेक्स्ट बुक में। ठीक है, ये वाला सवाल टेक्स्ट बुक का है क्या सर? नहीं। ये वाला सवाल टेक्स्ट बुक का है? ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखो चलो फटाफट से। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस और नो? यस करके चलो यहाँ पे ध्यान दो। सर क्वेश्चन क्या है, आप ही पढ़ा दो। अब थोड़े से लेक्चर मतलब थोड़ा पॉइंट बचा हुआ है सर। एक कंपनी है ट्री लिमिटेड, ठीक है, इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। पूरा दारोमदार इस केस स्टडी का इस वर्ड पे है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड मतलब क्या? अभी अभी रजिस्टर हुई। आप टेक्स्ट बुक पे जरूर आइए, अंडरलाइन कीजिए इस वर्ड को, तुरंत लेक्चर पॉज कीजिए, टेक्स्ट बुक निकालिए। दोस्तों अगर सही ढंग से करना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। टेक्स्ट बुक निकालिए और तुरंत अभी के अभी सर वहां पे इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड। Public company want to raise capital, selling capital equity share to the public. The board of director considering the option for this advise the following. ठीक है, आपको उसको कुछ सवाल का जवाब देना है। 1 मार्क्स का पहला सवाल, व्हाट शुड कंपनी ऑफर, आईपीओ के एफपीओ? ऑलरेडी मैंने बताया, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर। मेरे भाई और मेरी बहनों, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, अभी अभी तो जन्म हुआ है, तो क्या इशू करेगी? आईपीओ, दैट्स ऑल। फ्री कंपनी लिमिटेड इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, दैट्स वाई शुड इशू क्या? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। खत्म। Can the company offer bonus share or raise its capital? Answer is no, big no. Why sir? क्योंकि बोनस शेयर तो किसे दिए जाते हैं? बोनस शेयर आर फुल्ली पेड शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और कंपनी तो नई नई बनी है, और नई नई कंपनी बनी तो उसके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो गए क्या बेटा? नहीं, अब तो बनेंगे, अभी जो आईपीओ देने के बाद जो आएंगे तो। ठीक है, ये जो कंपनी है, द कंपनी कैन नॉट रेज कैपिटल ऑफरिंग बोनस शेयर, बिकॉज वो कंपनी तो नई कंपनी, उसके ऑलरेडी कोई इक्विटी शेयर होल्डर नहीं है। तो लिखोगे क्या? ये कंपनी बोनस शेयर नहीं दे सकती क्योंकि न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, और बोनस शेयर तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है। तीसरा सवाल, कैन कंपनी इंटर इनटू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट? आंसर इज यस। व्हाट इज अंडर राइटिंग अग्रीमेंट बेटा? देखो, कंपनी कैन इंटर इनटू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट विद अंडर राइटर बाय पेइंग देम कमीशन। तो कंपनी क्या करती है? एक ऑर्गेनाइजेशन को अपॉइंट करती है, उन्हें कमीशन देती है, और उनका काम क्या होता है? कंपनी के सेल को सब्सक्राइब करवा के देना, बेच के देना। और वो, क्योंकि सेबी के बहुत सारे रूल्स रहते हैं, तो इतना याद रखो। कैन कंपनी इंटर इनटू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट? तो बोलना यस, कंपनी कैन इंटर इनटू अंडर राइटिंग अग्रीमेंट, और अंडर राइटर को कमीशन देंगे, दैट्स ऑल। खत्म हो गया सर। डन, डन आर डन। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो, ये वाला एक क्वेश्चन है जो आपको वापस से एक बार पढ़ना है, स्क्रीनशॉट निकालना है फटाफट से। दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट? पढ़ लिया दोस्तों क्वेश्चन को? चलो यहाँ पे ध्यान दो, क्या सवाल है सर। सिल्वर लिमिटेड, ये जो कंपनी है वो रिसेंटली कम आउट विद द पब्लिक ऑफर थ्रू एफपीओ। एफपीओ मतलब क्या बेटा? फर्दर पब्लिक ऑफर, मतलब वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी है, उसने एफपीओ इशू किया। ठीक है, देयर इशू वाज ओवर सब्सक्राइब। ये शब्द जिन्हें नहीं समझता है, तो ओवर सब्सक्राइब मतलब इन्होंने 100 शेयर अगर इशू किए तो सामने वालों ने 200 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, तो इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नाउ वांट टू स्टार्ट द अलॉटमेंट प्रोसेस। और बोर्ड को भी अलॉट करना है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि उनको 100 शेयर देने थे, एप्लीकेशन आ गए 200 शेयर के लिए, ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो एडवाइस करना है। बोले क्या एडवाइस करना है? पहला, शुड कंपनी सेट अलॉटमेंट कमिटी? तो आंसर इज यस, क्योंकि दिक्कत हो गई सर, ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर। यस, द कंपनी शुड सेट अप अलॉटमेंट कमिटी। द अलॉटमेंट कमिटी डिसाइड करेंगी, विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द बोर्ड। सिंपल सी बात थी सर। ओवर सब्सक्राइब हुआ है शेयर, अलॉटमेंट कमेटी अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि अलॉटमेंट कैसे करना है वो तो वही डिसाइड करेंगे, और रिपोर्ट बोर्ड को सबमिट करेंगे। डन, 1 मार्क्स हो गया सर। डन, 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 1 मार्क्स डन। हाउ शुड द कंपनी इज इन्फॉर्म द एप्लीकेंट टू हुम द कंपनी अलॉटिंग शेयर? तो दोस्तों, उन लोगों ने अप्लाई किया, 100 को ही देना है, तो मुझे बताओ, मतलब एक अजम्पशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे तो एक बंदा भी सारे शेयर ना कि अप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको समझे इसलिए। तो जिनके शेयर अलॉट हो चुके उनको कैसे समझेगा? सिंपल सी बात है, उनको हम लोग भेज देंगे सर अलॉटमेंट का जो भी लेटर है। द कंपनी शुड इन्फॉर्म द एप्लीकेंट टू हुम इट्स अलॉटिंग शेयर बाय इशूइंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट। अंडरलाइन करना बेटा, कैसे इन्फॉर्म करेगी? तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है सर, दोनों सवाल के आंसर हो गए। हाँ बेटा, समझा क्या सिंपल था कि अलॉटमेंट हुआ है कैसे बताएंगे? लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करके। फिर
विद इन व्हाट पीरियड शुड कंपनी इश्यू शेयर सर्टिफिकेट? अब देखो शेयर थे तो शेयर सर्टिफिकेट, देखो डिबेंचर सर्टिफिकेट हमने 6 महीना देखा। शेयर सर्टिफिकेट का क्या सीन है, लिखते जाओ साइड में, नोट करते जाओ तो आपका ऑब्जेक्टिव डन हो जाए। द कंपनी शुड इश्यू शेयर सर्टिफिकेट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अंडरलाइन करना, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। डन हो गया दोस्तों, यस और नो? लास्ट क्वेश्चन चौथा, फिर पांचवा डन कर लेंगे, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, पढ़ो चलो फटाफट से। चलो ये क्वेश्चन समझा ना राजा, वापस अलॉटमेंट कमेटी कमेटी बनानी पड़ेगी, अलॉटमेंट लेटर देके हम इन्फॉर्म करेंगे और कितने महीने, 2 महीने के अंदर शेयर सर्टिफिकेट देना है करके, विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 2 months करके। ठीक है, ये वाला एक सवाल है, वापस से एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? सर इतना जल्दी कौन पढ़ता है, स्क्रीनशॉट तो भी लेके रखो। सर सवाल क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। एक कंपनी है रेड ट्यूब लिमिटेड करके, उसने क्या किया है, उसके जो शेयर होल्डर है उनसे डिमांड किया है कि वो बैलेंस अमाउंट पेड कर दे जो अनपेड है करके। कितना? 20 रुपया। 100 रुपए का शेयर था, 80 रुपया उसने दिया रहेगा, तो 20 रुपया अभी भी क्या था बेटा, अनपेड था। तो अनपेड था तो कंपनी बोल रही है भाई दे दो, हमारा पैसा दे दो करके। चलो, तो अब सवाल ये है कि बताओ कि क्या सिचुएशन रहेगी, क्या हम करेंगे करके। ठीक है, विद इन स्पेसिफाइड टाइम, तो उन्होंने, कंपनी हैज टू सेंड लेटर आस्किंग शेयर होल्डर टू पे द मनी टू इट्स बैंकर विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। ठीक है, पहला सवाल 1 मार्क्स के लिए आपके सामने आ रहा है। आर द शेयर होल्डर लाइबल टू पे 20 फॉर द शेयर हेल्ड बाय देम? क्या वो 20 रुपए बचे वो देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है शेयर होल्डर का? यस सर। द अनपेड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर इज लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर एंड दस शेयर होल्डर आर लाइबल टू पे 20 टू द फॉर द शेयर हेल्ड बाय देम। कितना सिंपल था यार, क्यों लर्न कर? क्या शेयर होल्डर की लाइबिलिटी है जो 20 रुपया नहीं दिया? हाँ सर है, पढ़ लिया, खत्म, लिख देना 1 मार्क्स का। हो रहा है कि नहीं? यस, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं सर। दूसरा, नेम द लेटर सेंड बाय कंपनी टू शेयर होल्डर अस्किंग देम टू पे 20। अब ये नहीं आएगा तुमको अगर पढ़ा नहीं रहेगा तो। कौन सा लेटर भेजे, कौन सा लेटर कंपनी भेजती है वो 20 रुपया मांगने के लिए? तो आंसर इज कॉल लेटर। कौन सा बेटा? कॉल लेटर और नोटिस। ठीक है, खत्म हो गया। कौन सा लेटर भेजेगी? कॉल लेटर। तीसरा सवाल, व्हाट हैपन अगर शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया? व्हाट हैपन इफ शेयर होल्डर फेल टू पे द मनी विद इन स्पेसिफाइड टाइम? अगर स्पेसिफाइड टाइम में पैसा नहीं दिया तो क्या किया जाएगा? सर सिंपल, फोर फीचर। अगर पैसा नहीं दिया तो जब्त कर लेंगे शेयर। द शेयर होल्डर फेल टू पे मनी विद इन स्पेसिफाइड टाइम, देन कंपनी कैन फोरफिट द शेयर। क्या कर लेंगे बेटा? शेयर को फोरफिट कर लिया जाएगा। फोरफिट मतलब जब्त कर लिया जाएगा। तीनों को तीनों बातें समझे आपको? यस और नो? यस सर। शेयर होल्डर की लाइबिलिटी, अनपेड अमाउंट देना, कौन सा लेटर भेजेंगे? कॉल लेटर भेजेंगे, और नहीं किया तो क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ ये चैप्टर भी डन हो जाएगा। फटाफट से देख लो। ओके चलो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पे अटेंशन। पढ़ लिया आपने क्वेश्चन? दोस्तों, क्या सवाल है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, दो में से मतलब ये अगर आप पढ़ के जाओ ना यार तो आपके मार्क्स तो फिक्स है। एक 100 शेयर ओन कर रहा था और वाई 500 शेयर ओन कर रहा था रेड ट्यूब कंपनी के। ओन मतलब उनके पास इतने इतने शेयर थे, एक्स के पास 100 और वाई के पास 500। द कंपनी हैज अस और शेयर होल्डर टू पेड बैलेंस अनपेड अमाउंट 20 रुपया, और सबके 20-20 रुपए बाकी थे, तो उनको बोला कि दे दो। तो एक्स ने तो फुल अमाउंट पे कर दिया जो कंपनी ने दिया, लेकिन भाई ने पूरा अमाउंट पे नहीं किया क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, जैसे आप देख रहे हो। एकदम सिंपल है सर। तो सवाल क्या पूछा गया? कैन कंपनी फोरफिट द शेयर ऑफ वाई? यस, क्योंकि वाई का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, उसने पैसा नहीं दिया, अनेबल टू पे, तो यस, कंपनी वाई के शेयर फोरफिट कर सकते हैं। 1 मार्क्स मिल गया। कैन कंपनी फोरफिट द शेयर ऑफ एक्स? आंसर इज नो। कंपनी एक्स के शेयर फोरफिट नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि उसने फुल्ली पेड कर दिया। देखो, एक्स पे फुल अमाउंट ऑफ मनी जो कंपनी ने डिमांड किया था। कैन एक्स ट्रांसफर इज शेयर? तो आंसर इज यस, उसको अधिकार है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, ये वाला डॉक्यूमेंट फिल करके, अगर वो फिजिकल फॉर्म में शेयर रखता है तो वो ट्रांसफर कर सकता है अपने शेयर, और अगर डीमैट फॉर्म में तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसफर होगा। अगर वो डिलीवरी अगेंस्ट द पेमेंट, मतलब जो रिक्वायर कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है, तो डेफिनेटली ट्रांसफर कर सकता है, यस करके। ठीक है, हो गया दोस्तों। और इसी के साथ आप लोगों के ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये वापस से कुछ ऐसे करने की जरूरत तो है नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यस, मतलब ये तो डन हो ही गए थे। ठीक है सर। चलो, अब मुझे बताओ, इसमें आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 भी डन हो गया, तो यहाँ पे आओ सर, खुशी मनाते, रिवॉर्ड दो खुद को, है ना? आज सर एक आइसक्रीम खा के आना, नहीं तो आपको जो पसंद है थोड़ा पार्टी कर लेना सर, क्योंकि आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ऑफिशियली डन कर रहे हो। डन हो गया सर। तीसरा चैप्टर भी डन हो गया, राइट ना? यस। अभी क्या बचा है सर? दूसरा।
3 क्वेश्चन रहेंगे बस। थोड़ा पेशेंस रखो मालिक, थोड़ा पेशेंस रखो, चीज़ें बहुत सही ढंग से हो जाएगी। कुछ अपने टॉपर है, ये करके इतने बच्चों को 95 प्लस मार्क्स मिले हैं, 37 स्टूडेंट, 58 स्टूडेंट। भागो मत, ढोक लो, 2 क्वेश्चन बाकी है अभी, 2 चैप्टर बाकी है। इधर हो सर, ये रहा मैं। चलो, सर जाएँगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे, दैट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सिंपल से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है सर। बिल्कुल डरो मत दोस्तों, इधर तक आ गए हो, और थोड़ा पेशेंस मालिक, और थोड़ा पेशेंस। चलो, सोर्स ऑफ कैपिटल फाइनेंस, पढ़ो ये वाला क्वेश्चन। चलो दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बस ध्यान दीजिए, अगले कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा अपना ये चैप्टर। ये बैलेंस शीट है डोनाल्ड कंपनी फॉर देयर 18-19। इक्विटी शेयर 25 लाख है, रिटेन अर्निंग 50 लाख है। क्या सवाल है, क्या कंपनी फाइनेंशियली साउंड है? आंसर इज यस। इतना पैसा है तो फाइनेंशियली साउंड रहेगी सर। ठीक है करके। दूसरा, कैन रिटेन अर्निंग कन्वर्टेड इनटू कैपिटल? यस। कैसे कन्वर्ट होगी सर? हम लोग इस रिटेन अर्निंग को किसके द्वारा इशू करके कन्वर्ट करेंगे? कैपिटल बाय इशूइंग बोनस शेयर। तो आप ये वाला वर्ड लिखना सर, यस, कि हम लोग रिटेन अर्निंग को परमानेंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे बाय इशूइंग बोनस शेयर। इतना लिखना था आपको। तीसरा, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज रिटेन अर्निंग? अब ये चैप्टर नंबर 2 है ही क्या सर? इसमें यही बताया कि इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स। तो बताइए रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स है बेटा? इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल है। ठीक है, बस इतने 3 सवाल के जवाब देने थे, आपको मिल गए 3 मार्क्स। ठीक है, चलो, पहला फाइनेंशियली साउंड है, यस, कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। कैसे? आप बोनस शेयर इशू करके। और कौन सा ये रिटेन अर्निंग कौन सा सोर्स है? तो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। डन हो गया सर। चलो, दूसरा सवाल फटाफट से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो दोस्तों, ले लिया स्क्रीनशॉट फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, विद इन 2 मिनट्स हम लोग इसे भी डन कर देंगे। पूरा मोटिवेशन रखिए सर। सतीश एक इन्वेस्टर है, मतलब वो चाहता है कि वो ना अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, और उसे बहुत ज्यादा, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट में, एंड अर्न हैंडसमली, उसे बहुत ज्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट, हैंडसमली बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमाना है सर। सवाल है, अकॉर्डिंग टू विच टाइप ऑफ शेयर सतीश विल चूज टू इन्वेस्ट? बेटा इसका आंसर बहुत मैटर करेगा आपका। अगर उसे बहुत अच्छा खासा कमाई करना है सर, तो वो इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करे करके, और अगर आपने इक्विटी दिया तो उस पर डिपेंड करता है आपके आगे क्या आंसर। ध्यान दो, Mr. Satish will choose to invest in equity share because profitability and prosperity of the company enhance the reputation of company in the share market, और वो उसके जो शेयर का वैल्यू है वो एप्रिशिएट होगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू शेयर का। सो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर विल इनेबल हिम टू अर्न हैंडसमली। इतना मत लिखो सर, आप बोलना कि ही विल इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर बिकॉज इट विल इनेबल हिम टू अर्न हैंडसमली। इतना हो गया तो भी चलेगा। तो कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर। दूसरा, व्हाट डज ही रिसीव एज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? ये सवाल बच्चों को समझता ही नहीं। सर अगर उसने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसे रिटर्न में क्या मिलेगा? तो आंसर इज डिविडेंड। क्या मिलेगा बेटा? डिविडेंड। रिटर्न में क्या मिलेगा? डिविडेंड। लेकिन इक्विटी पे फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब कम ज्यादा, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कैसा मिलता है? फिक्स मिलता है करके, अगर प्रॉफिट हुआ तो। ठीक है, यस, ध्यान दो। स्टेट एनी वन राइट, इक्विटी शेयर होल्डर का राइट बताओ। तो इक्विटी शेयर क्या कर सकते हैं सर? राइट टू इंस्पेक्ट बुक, राइट टू ट्रांसफर शेयर, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, राइट टू वोट। तो ये सिंपल से, आपको एक ही बोला, आपने 3-4 लिख दिया। राइट टू वोट, राइट टू इंस्पेक्शन, राइट टू ट्रांसफर शेयर, ये सारे अधिकार है। खत्म हो गया सर। तो इसका आंसर इक्विटी लिखना। इक्विटी को डिविडेंड मिलता है रिटर्न में, वो फ्लक्चुएटिंग होता है, सो ऑन। दोस्तों आपके सामने तीसरा और आखिरी सवाल ये रहा, पढ़िएगा। ये रहा स्क्रीन। ओके दोस्तों, चलो पढ़ लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। दोस्तों फटाफट से खत्म करेंगे, 2 घंटे के अंदर अपना हो ही जाएगा लेक्चर, क्योंकि ये सिंपल सा सवाल है दोस्तों, ऑलरेडी मैंने पढ़ा भी दिया था। रोहित इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो अपना फंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है। डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, वो पूरा का पूरा डिपेंड है, अपना पूरा घर चलता है इन्वेस्टमेंट इनकम पे उसका, एंड डज नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो बताइए, ही इज इंटरेस्टेड इन डेफिनेट, डेफिनेट मतलब फिक्स रेट ऑफ इनकम उसको चाहिए, सेफ्टी चाहिए, इस प्रिंसिपल पे उसे काम करना है। तो देखो ये कुछ वर्ड आए ना, उसको सर्टेनिटी चाहिए, रिस्क नहीं लेना है, तो कहां पे इन्वेस्ट करेगा? तो आपके जवाब एकदम सिंपल रहेंगे। नेम द टाइप ऑफ सिक्योरिटी दैट मिस्टर रोहित विल ऑप्ट फॉर। तो आंसर रहेगा क्या बेटा? प्रेफरेंस शेयर। कहां पे इन्वेस्ट कर देगा वो? यस, ही विल इन्वेस्ट इन द प्रेफरेंस शेयर। व्हाई? बिकॉज ही डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। सेफ्टी चाहिए उसे, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टेडी रिटर्न चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट कहां पे करेगा? प्रेफरेंस शेयर में करेगा करके। मैं बोला ठीक है भाई। चलो आगे जाते हैं। व्हाट डज ही रिसीव एज अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? तो मैंने कहा था, अगर इक्विटी या प्रेफरेंस कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न क्या मिलेगा? डिविडेंड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में वो क्या हो जाएगा? फिक्स। ही विल रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड एज द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर। तीसरा सवाल, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच ही रिसीव फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अभी अभी मैंने बता दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे कहा कि वो प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करेगा, और प्रेफरेंस शेयर पे जो रिटर्न मिलता है वो कैसे मिलता है? फिक्स मिलता है, फ्लक्चुएटिंग नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग किस पे होता है बेटा? इक्विटी पे। हो गए तुम्हारे 3 में से 3 मार्क्स। डन, ये रहा तुम्हारा आंसर।
फिक्स एंड स्टेडी। डन हो गया सर। आइए दोस्तों, खुशी मनाइए, खुशी का ठिकाना नहीं है सर, थोड़ा पेशेंस। हम लोग जो एंड तक टिके हुए हैं दोस्तों, सेकेंड चैप्टर डन, हमने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर दिए। शुरुआत करना जरूरी, पहला कदम उठाना जरूरी है सर। पहुंच गए मंजिल तक, सोचते रहते करना है होना है तो नहीं होता। मेरे को भी तो दर्द हो रहा ना, मैं भी इतना चिल्ला रहा हूं, आप तो सुन रहे हो। देखो, अगर कोई पढ़ रहा है बार बार चिल्ला चिल्ला के 2 घंटे से बात कर रहा है आपके साथ, समझ में आ रहा है दोस्तों। लास्ट 2 क्वेश्चन और ऑफिशियली मेरा ये काम आपके लिए खत्म हो जाएगा और आप भी कॉन्फिडेंस के साथ जी पाओगे फिर। हाँ सर, हमने तो कर लिया है करके, पढ़ लिया है करके। ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक का सवाल सर, टेक्स्ट बुक भी आप अपने साथ में रखिएगा। यस, ये वाला सवाल आप पढ़िएगा। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, दोनों सवाल बैक टू बैक है, रीड कीजिए। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट? ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका था, मतलब जब मैंने बेसिक लेक्चर शुरू किए थे एसपी के। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, पहला फिक्स कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल है, बेसिक बता दो। अगर फिक्स कैपिटल मतलब दोस्तों जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी लगते हैं, मशीनरी खरीदने के लिए जो पैसा लगता है, इट इज फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, सैलरी देना, रेंट देना, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे देखो, द मैनेजमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट, तो क्या लगेगा सर? यहाँ पे गाड़ियां लगेंगी बड़ी बड़ी। ठीक है, कॉर्पोरेशन वांट टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। Being a public utility service provider, will it need less working capital or more? चलो बताओ तो। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर है, उसे वर्किंग कैपिटल ज्यादा की कम? बेटा सिंपल सी बात है, ये लोग रेली गाड़ी चला रहे, रोज इनके पास पैसा आ रहा है, रोज टिकट खरीद रहे लोग, तो जिनके पास रूटीन पैसा आता है ना रेगुलर, उनको लेस वर्किंग कैपिटल लगता है। देखो, बीइंग अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर, इट विल हैव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कैश, उसके पास रेगुलर पैसा आता है फ्रॉम इट्स कस्टमर, एंड हिंस इट विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, being a public utility service provider, will it need more fixed capital? Answer is yes sir, yes लिखो। Why? क्योंकि उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स असेट में गाड़ियां खरीदनी है, हिंस विल नीड मोर फिक्स कैपिटल। आंसर लिखना, मोर फिक्स कैपिटल। एंड लास्ट आपको पूछाएगा, एक एग्जांपल दीजिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। दोस्तों मैंने आपको लर्न करवाया था जब सेपरेट लेक्चर बनाया था। क्या है सर? एमएसईबी, महाराष्ट्र स्टेट क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। एमएसईबी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, टाइप कीजिए तो। क्या आप लोग जुड़े हो ना? यस और नो? यस सर, डन हो गया। ये सवाल देख लीजिए एक बार। वर्किंग कैपिटल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस को लेस रहेगा, फिक्स कैपिटल ज्यादा रहेगा, और एग्जांपल पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का एमएसईबी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। दोस्तों लास्ट सवाल है, एक बार देख लीजिए फटाफट से। दोस्तों ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है दोस्तों, और खत्म हो जाएगा 2 घंटे से पहले। हम लोग डन कर देंगे सारे का सारा हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों सीधा क्वेश्चन पे आते बिना समय गवाए। कंपनी इज प्लानिंग टू इनहांस इस प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है और इवेल्युएट करना है पॉसिबिलिटी ऑफ परचेस ऑफ न्यू मशीन जिसका कॉस्ट 2 करोड़ रुपया है, और हैज अल्टरनेटिव मशीनरी अवेलेबल ऑन लीज बेसिस। या तो वो खरीदेगी, नहीं तो लीज बेसिस पे लेगी। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, मेन सवाल देखो। व्हाट टाइप ऑफ असेट इज मशीनरी? मशीनरी कौन से टाइप का असेट है बेटा? सिंपल सी बात है, फिक्स टाइप का असेट है। एंड फिक्स असेट आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन द बिजनेस, दिस असेट्स आर नॉट मेंट फॉर रीसेल। अभी आपने पूरा ज्ञान बांट दिया। फिक्स असेट मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है और उसे रीसेल के लिए नहीं खरीदा जाता करके। दूसरा, व्हाट कैपिटल कैपिटल यूज फॉर परचेस ऑफ मशीनरी इज फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल? सिंपल सी बात है बेटा, मशीन परचेस करने के लिए बड़ा अमाउंट रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट रहेगा, इसलिए उसे कौन सा कैपिटल कहा जाएगा सर? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग विच असेट? फिक्स असेट। डन हो गया। 203 सवाल, does size of business determine the fixed capital requirement? Answer is yes sir. Size of business definitely determine the requirement of fixed capital. अगर आपके बिजनेस ऑपरेशन का साइज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप क्या कमा रहे हो सर, मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मशीनरी बहुत ज्यादा लगेगी, तो डेफिनेटली आपका फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी ज्यादा रहेगा। एंड दैट्स वाई दोस्तों, बेस्ड ऑन द प्रोसेस आर ऑटोमेटिक है, इक्विपमेंट ज्यादा लगने वाले हैं, तो हाई रिक्वायरमेंट, देखो जितने ज्यादा आपको fixed capital requirement are likely to be high because most of the production process are based on automatic machine and equipment. जितने equipment ज्यादा उतना fixed capital requirement ज्यादा, and that's why does the size of business determine the fixed capital requirement? Yes, it does. Done हो गया दोस्तों। हो डन। सर और मैडम ध्यान दीजिए, अब आप सुकून से, सर कब से लग रहा था लेक्चर छोड़ दूं यार, बोर हो रहा, बोर मतलब इतना पढ़ रहे दिमाग कभी काम नहीं कर रहा, लेकिन पॉज ले लेके अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया है भाई और बहनों, तो खत्म हो गई आपकी कहानी। यहाँ पे हमने सब कंप्लीट कर दिया है, 10 के 10 चैप्टर, 32 क्वेश्चन, 2 घंटे मालिक। सो प्राउड ऑफ यू, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है, आप डिजर्व करते हो अच्छे मार्क्स, और आप लाओगे अगर आप घिसने के लिए रेडी हो तो, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो दोस्तों भाई और बहनों, यहां पे हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त। हमने कर लिए हैं सारे क्वेश्चन डन।
सिर्फ दुआ में याद रखना दोस्तों, आप अगर एक के साथ नहीं ज्वाइन हो पाए तो अपने दोस्तों को जो नासिक में जरूर रेफर कीजिए, क्योंकि आपका वर्ड ऑफ माउथ बहुत मैटर करता है। सो डेफिनेटली मेरा पूरा एडवर्टीजमेंट आपके ही भरोसे है दोस्तों, आपके वर्ड ऑफ माउथ से ही लोग आएंगे। वीवाई के कॉलेज के पास अपना क्लास है, तो डेफिनेटली अपने सारे दोस्तों को रेफर कीजिए। सीए में बीकॉम आगे के सारे क्लासेस अपने पास जरूर आइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।